ठीक है। फार्मास्यूटिक्स 40 से 45 मिनट की क्लास में एग्जाम प्रिपरेशन के लिए पूरा ओवरव्यू हो जाएगा। इसको थोड़ा दिमाग में रखना, घर पे 2-3 बार पढ़ोगे तो खुद सेम थिंग एग्जाम में याद आ जाएगी। हमको लिखना क्या है, कौन कौन से टॉपिक का क्या क्या मतलब होता है, किसको ज़्यादा पढ़ना है, किसको कम पढ़ना है, पूरा कवर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो पहला टॉपिक देखोगे हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। बी फार्म, डी फार्म, एम फार्म कहाँ से शुरुआत हुई, क्या क्या बदलाव हो गए उसमें। ठीक है, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट क्या हुआ। दूसरा था फार्मेसी से कैरियर, फार्मासिस्ट के लिए क्या क्या स्कोप है, डिप्लोमा डी फार्म एम फार्म करने के बाद कहाँ कहाँ जॉब मिलेगी, और फार्माकोपिया। 3 टॉपिक फर्स्ट यूनिट में यदि आप देखोगे तो ये और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले बात करें फार्मेसी प्रोफेशन की शुरुआत कहाँ से। फार्मेसी क्या है, फार्मेसी साइंस है। किस चीज़ की साइंस एंड प्रैक्टिस है, डिस्कवरिंग, नया मॉलिक्यूल बनाना, ड्रग प्रोड्यूस करना, प्रिपेयर करना, डिस्पेंस करना, रिव्यूइंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ मेडिकेशन। मार्केट में जो दवाइयाँ चल रही है उनसे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दवाई देने का उसको मॉनिटर करना। क्यों करते हैं सब, टू इंश्योर द सेफ, इफेक्टिव एंड अफोर्डेबल यूज ऑफ मेडिसिन। दवाई सेफ हो, असरदार हो और अफोर्डेबल हो। ये फार्मेसी की डेफिनेशन हो। ऐसी पूरी डेफिनेशन नहीं आ तो इसमें इसको 2-3 वर्ड उठाओ। फार्मेसी क्या है, साइंस ऑफ मेडिसिन, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, दवाई बनाना, दवाई डिस्पेंस करना, दवाई को रिव्यू करना, उसकी मॉनिटरिंग, जिससे दवाई सेफ हो, असरदार हो, सस्ती हो, ये सब पढ़ना फार्मेसी कहलाता है। कौन कौन से कोर्स होते हैं, डिप्लोमा 2 साल का, बी फार्म 4 ईयर कोर्स, एम फार्म 2 ईयर कोर्स, फार्म डी 6 ईयर कोर्स, और ये लेटरल एंट्री कोर्स और पीएचडी। इतने टाइप के कोर्स होते हैं। जिसका ईयर ड्यूरेशन आपको पता है, इसकी ट्रेनिंग वो सब लिखो एग्जाम में। मेजर डेवलपमेंट क्या था, पुराने इंडिया में क्या था, ट्रेडिशनल सिस्टम था, आयुर्वेदा वगैरह था। फिर बाद में क्या है, गोवा में सबसे पहले फार्मेसी कॉलेज खुला। फिर केमिस्ट एंड केमिस्ट डिप्लोमा, ये डी फार्म नहीं है, डिप्लोमा कोर्स शुरू हुआ। महादेव लाल सराफ, जिनको फादर ऑफ फार्मेसी बोलते हैं, इंडिया में सबसे पहले बीएचयू में बी फार्म कोर्स लेके आए। ये जब बी फार्म होता था 3 ईयर का कोर्स था, अब 4 ईयर कोर्स होता है सबसे पहले। तो आपको इस चीज पे ज्यादा फोकस करना है। फिर पंजाब में फार्मेसी डिपार्टमेंट की शुरुआत हुआ, अहमदाबाद में। फिर डी फार्म कोर्स आया 1949 में वेस्ट बंगाल में। फिर फार्मेसी एक्ट बना 1940, जिसके अंदर पीसीआई की स्थापना की गई। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, सेंट्रल काउंसिल, स्टेट फार्मेसी काउंसिल बनाया। तो ये एक्ट 1948 में, पहली काउंसिल कब बनी, 49 में। फिर फार्माकोपिया का एडिशन आया, आईपीसी बना था फार्माकोपिया, डिटेल में देखेंगे हम। फिर पहला नाइपर जो होता है वो मोहाली में बना। नाइपर क्या है, जैसे आईआईटी और एनआईटी होते हैं इंजीनियरिंग में, ऐसे फार्मेसी में क्या होता है, नाइपर होते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। फिर अहमदाबाद, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता, रायबरेली, गुवाहाटी, यहाँ पर भी आया। फिर 2008 में फार्म डी कोर्स, ये 6 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम समझ लो कि 12th के बाद 6 साल का कोर्स करो, उसको डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कहते हैं। जिस अपना इंस्टीट्यूट के पास मेडिकल कॉलेज से टाई अप होता है 300, वो फार्मेसी कोर्स, फार्म डी कोर्स चला सकते हैं। तो ये एजुकेशन में डेवलपमेंट। फिर इंडस्ट्री में, पहले हमारा देश सारी दवाइयाँ क्या करता था, यूरोप से इंपोर्ट करता था। हमारे देश में मेड इन इंडिया कुछ था ही नहीं। धीरे धीरे फिर हमारे देश में दवाई बनना शुरू हुई। ठीक है, पीसी आचार्य, पीसी राय, ये लोग आए, इन्होंने सबसे पहले एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की स्टार्ट की हमारे देश में। फिर बाद में एक छोटी कंपनी है, उसके लिए प्रोफेसर टीके गज्जर जो होते हैं, मेन 2 पर्सन है जिन्होंने हमारे देश में इंडस्ट्री का शुरुआत किया। फिर अब बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां हो गई, ओलंपिक आ गया बाद में। ठीक है, और गवर्नमेंट भी कुछ ड्रग बिल लेके आई। फिर 2 संस्थाओं का गठन किया गया, डीटीए भी होता है, एक डीसीसी होता है। ये गवर्नमेंट को एडवाइस देती है कि हमको दवाइयों के मैटर में क्या करना चाहिए। फिर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी की स्थापना हुई। फिर फार्मेसी एक्ट आया, पीसीआई बना, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, तो बहुत सारे एक्ट आते चले गए, जिसके हिसाब से धीरे धीरे दवाइयों की गुणवत्ता में सुधार हुआ, दवाइयों का प्रोडक्शन बढ़ गया। ये फार्मेसी प्रोफेशन का पूरा हिस्ट्री कहलाता है। इसमें से थोड़ा सा जिन वर्ड को आपने बोल्ड कर रखा है उनको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करो। ठीक है, अब आता है फार्मेसी एज अ कैरियर। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या है इसमें, फार्मेसी एज अ, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसको आप फार्मेसी डी फार्म, बी फार्म, एम फार्म करने के बाद आपके पास क्या स्कोप है, क्या कर सकते हो। ठीक है, उसको फार्मेसी से कैरियर कहते हैं। तो क्या कर सकते हैं आप, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बन सकते हैं, हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल स्टोर पर काम कर सकते हैं, यहाँ दवाई को डिस्पेंसिंग करेंगे, पेशेंट काउंसलिंग करेंगे, रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, दवाइयाँ परचेस करेंगे। ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल, बहुत सारे छोटे छोटे काम है। हमको लगता है दवाई बांटते नहीं, बहुत सारे काम होते हैं। एक बड़ा हॉस्पिटल में जाओगे आपको 15 से 20 फार्मासिस्ट मिलेंगे, एम्स के अंदर और ज्यादा मिलेंगे। 1-1, 1.5 लाख रुपए सैलरी होती है जो हेड फार्मासिस्ट होते हैं उनकी। ठीक है, वो कर। दूसरा रिटेल फार्मेसी या कम्युनिटी फार्मासिस्ट बन सकते हैं, मतलब मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे काम है। डीआई बन सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए बी फार्म होना जरूरी है, डिप्लोमा वाला नहीं बन सकता। डीआई भी इंडस्ट्री को देखने वाले, फिर मार्केट में मेडिकल स्टोर का निरीक्षण करता है, वहाँ दवाइयाँ बराबर बिक रही है, फार्मासिस्ट है कि नहीं है,
दवाई बराबर बन रही है, उसको हम डीए कहते हैं। ड्रग एनालिसिस, दवाइयों की टेस्टिंग में जा सकते हैं हम, गवर्नमेंट भी अपॉइंट करता है। मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट मतलब प्रोडक्शन में जा सकते हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मतलब सेल में जा सकते हैं। फिर ड्रग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्लिनिकल ट्रायल्स में जा सकते हैं। बड़े हॉस्पिटल के अंदर इंसानों पर ट्रायल होता है, वहाँ काम कर सकते हैं। रेगुलेटरी में जा सकते हैं, एकेडमिक में जा सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। ये 7-8 हेडिंग्स आपको याद रखना है, इसके आसपास थोड़ा थोड़ा लिखना है हमको। और एग्जाम में क्या करो, एक चार्ट बनाओ, स्कोप ऑफ फार्मेसी है, फार्मेसी से कैरियर, इन सब की हेडिंग्स को अच्छे से लिखो, फिर इनको एक्सप्लेन करो। तो ये फार्मेसी के स्कोप हो गए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें फार्माकोपिया। फार्माकोपिया किसको बोलते हैं? फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक है, ठीक है। फार्माकोपिया के एक ऑफिशियल बुक है जिसमें दवाइयों की जानकारी होती है। अलग अलग कंट्री का अपना ऑफिशियल फार्माकोपिया होता है। एक ऑफिशियल पब्लिकेशन है, बुक है, जिसके अंदर दवाइयों के स्टैंडर्ड्स है ना, सेट ऑफ स्टैंडर्ड दे रखे, मानक गुणवत्ता के, ऐसी दवाई होना चाहिए, ऐसे ऐसे टेस्ट करना चाहिए। हमारा हो गया इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश कंट्री का ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, नेशनल फार्मूलरी, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, बहुत सारे फार्माकोपिया है। अब हम ज्यादा किसको पढ़ेंगे? आईपी को पढ़ेंगे, क्योंकि इंडियन फार्माकोपिया एक किताब है, टाइम टाइम पे रिवाइज होती रहती है। इसको कौन पब्लिश करता है? आईपीसी, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है, गाजियाबाद में। जो इसको देखो, नए प्रोडक्ट मार्केट में आते रहे तो उनको उसमें डालना पड़ेगा। यदि किसी प्रोडक्ट के आगे लिखा पैरासीटामोल टेबलेट 500 mg आईपी, मतलब वो आईपी के हिसाब से बनाई गई है। यदि आप उसको टेस्ट करोगे तो आईपी से वो मैच करेगी। यदि मैच नहीं कर रहे तो प्रोडक्ट खराब है, वो बैन हो जाएगा, नहीं बिकेगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या होता है? तो शुरुआत में जनरल नोट दे रखे, प्रीफेस दे रखा, आईपीसी का स्ट्रक्चर, उसमें कुछ मेंबर होते हैं जिन्होंने फार्माकोपिया बनाने पे काम किया है। मोनोग्राफ एक इंपॉर्टेंट चीज है, मोनोग्राफ के अंदर ड्रग का प्रोफाइल होता है। जैसे केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, ऐसा एक पेज का मोनोग्राफ हमने आपको लॉन्ग नोट्स में पढ़ाया था कि ड्रग का नाम, केमिकल नेम, उसका फार्मूला, उसका स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी स्टोरेज कंडीशन, उसकी टेस्ट, ये सब चीजें क्या कहलाती है? मोनोग्राफ। तो ऐसे ड्रग का भी मोनोग्राफ होता है और डोसेज फॉर्म का भी, मतलब पैरासीटामोल केमिकल का मोनोग्राफ और पैरासीटामोल टेबलेट। अब किसी ड्रग का कैप्सूल आ, उसकी कैप्सूल का भी, सिरप आ रहा तो सिरप का भी मोनोग्राफ। जिन ड्रग के या डोसेज फॉर्म के मोनोग्राफ है वही आईपी के हिसाब से मार्केट में हमारे देश में। जिसका मोनोग्राफ नहीं है, भाई पैरासीटामोल इनहेलर का नहीं है, तो फिर इनहेलर मार्केट में नहीं है, ठीक है। अब पहला एडिशन कब आया था? 55, हमेशा फर्स्ट चीज बहुत पूछता है एग्जाम में, तो 55 में आया। ये लैटिन में आया, बाद में फिर इंग्लिश में आया। सेकंड एडिशन 66, 85, 96, 7, 10, 14, 18, 22 लेटेस्ट वाला। अभी कितने मोनोग्राफ हो गए? 3152 हो गए। पहले बहुत कम थे, मतलब बहुत सारी दवाइयां और रिसर्च हुई होगी, डोसेज फॉर्म बहुत सारे आए होंगे। अब पहले किताब छोटी थी तो एक ही वॉल्यूम आता था, अब किताब क्या होगी? ये बड़ी होगी, तो 2 पार्ट में बाइंड करा लिया। फिर बाद में और ज्यादा पेज हो गए तो 3 में, फिर 4 में आने लगे, ठीक है। बीच में आ रहा है उसके अडेंडम और सप्लीमेंट। अडेंडम और सप्लीमेंट का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 2007 में कोई फार्माकोपिया आ गया हमारा 2007, तो 7 के बाद अगला कब आया? 10 में। तो बीच में भी रिसर्च ही होगी, बीच में भी कुछ गलतियां होगी जिनको ठीक किया गया होगा, तो फिर बीच में क्या आता है? उसका सप्लीमेंट है, अडेंडम आता है। 100 पेज, 200, 400 पेज का गया, अभी आपको नया फार्माकोपिया नहीं खरीदना है, आप क्या करो? इस अडेंडम से काम चला लेना, इसको अडेंडम कहते हैं, ठीक है। कौन पब्लिश करता है? आईपीसी करता है। तो फार्माकोपिया में इतनी सारी जानकारी आना चाहिए, खास करके मोनोग्राफ पढ़ो। एक केमिस्ट्री के बारे में हम जो ड्रग के बारे में पढ़ते हैं ना, बस ऐसा मोनोग्राफ। और मैंने आपको उस वीडियो में दिखाया था मोनोग्राफ में क्या क्या चीजें होती है फार्माकोपिया खोल के, ठीक है। इतना कर लो, एग्जाम में 100% इस पे क्वेश्चन आता है, फार्माकोपिया भी आना ही आना है, ठीक है। फिर आता है पैकेजिंग। अगला टॉपिक क्या है इसमें? पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या आता है? ड्रग को हम क्या करते हैं? इंक्लोज कर देते हैं, ड्रग को बंद कर देते हैं, किसके अंदर? पैकेजिंग मटेरियल के अंदर। उसको क्या बोलते हैं हम? पैकेजिंग कहते हैं, ठीक है। तो पैकेजिंग के अलग अलग टाइप्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल किसको बोलते हैं? स्ट्रिप, बॉटल, ये सब प्राइमरी पैकिंग मटेरियल जिसमें ड्रग डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है, ये प्राइमरी पैकिंग मटेरियल हो गया। सेकेंडरी किसको बोलेंगे? इस बॉटल को किसी और कार्टून में उसको सेकेंडरी, और बड़े बड़े कार्टून वगैरह में उसको टर्सरी पैकिंग बोलते हैं। एक अच्छा पैकिंग मटेरियल मतलब ग्लास, प्लास्टिक, मेटल, रबर कैसा होना चाहिए? तो कॉम्पिटिबल हो, कॉम्पिटिबल विद ड्रग, ड्रग के साथ रहने योग्य, उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करे, नॉन टॉक्सिक हो, इकोनॉमिकल हो, एफडी अप्रूव्ड हो, ठीक है। ये उसके आइडियल कैरेक्टर कहलाते हैं। क्या यूज करते हैं? ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और रबर। ग्लास के क्या फायदे हैं? इसका फैब्रिकेशन आसान है, ठीक है, सस्ता होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, कितनी दवा बची बाहर से दिख जाता है। ड्रॉबैक क्या है? भारी है, टूट जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा है ना, ब्रेकेजेबल होता है। फिर बहुत सारी दवाइयां है ना, लीचिंग की प्रॉब्लम में बेसिक नेचर का होता है, अच्छी क्वालिटी का ग्लास है तो ये भी लीचेगा। दूसरा था प्लास्टिक। प्लास्टिक बहुत सस्ता पड़ता है, प्लास्टिक की स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू ग्लास अच्छी है, टूटेगा नहीं, ये भी इजीली मोल्ड हो जाता है जैसा से। पर ड्रॉबैक क्या है? प्लास्टिक भी घटिया क्वालिटी का प्लास्टिक रिसेगा, इसको लीचिंग, जॉप्सन दवाई को शोक लेता है। मेटल, जब स्ट्रेंथ की जरूरत हो तो हमको मेटल है ना, एल्यूमिनियम, टीन वगैरह लेना पड़ता है। तो जितने भी एरोसोल, इनहेलर आते हैं वो सब किस में आते हैं? मेटल के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये मेटल कह रहा है। ड्रॉबैक क्या है? इसमें एसिड और बेस वाली चीजें नहीं डाल सकते, रिएक्शन कर लेगा, कोरोसिव मटेरियल हम इसमें
नहीं बता। तो ग्लास प्लास्टिक मेटल के थोड़े बहुत एडवांटेज डिसएडवांटेज, आइडियल कैरेक्टर और एरोसोल पैकेजिंग मैंने आपको बताई थी। उसके अंदर गैस भरी रहती है, उसको हम प्रोपेलेंट बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन गैसेस होती है, मेटल का पूरा एरोसोल बना रहता है, ठीक है, और वाल्व एक्चुएटर होता है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। फार्मास्यूटिकल एड, फार्मास्यूटिकल एड किसको कहते हैं? ऐसे केमिकल जो जिसके अंदर कोई थेरापेटिक एक्टिविटी नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं? फार्मास्यूटिकल एड कहते हैं। तो थेरापेटिक एक्टिविटी नहीं होती जिसके अंदर, उसको बोलेंगे हम फार्मास्यूटिकल एड। जैसे कोई हम टेबलेट वगैरह बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो टेबलेट, एक टेबलेट का उसमें लिखा है PCM 500 mg, इसका जब वजन करने जाओगे तो ये 750-700 mg आएगी मान लो। तो 200 mg इसमें क्या है, कुछ अदर केमिकल है जो किसी बीमारी को ठीक नहीं करे पर टेबलेट बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तो फार्मास्यूटिकल क्या है, इनको एक्सिपिएंट एडिटिव्स भी कहते हैं, जो डोसेज फॉर्म की प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करते हैं, बट कोई थेरापेटिक एक्टिविटी इनके अंदर नहीं होती। और जिसके अंदर थेरापेटिक एक्टिविटी होती है उसको हम ड्रग, मेडिसिन या API कहते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो फार्मास्यूटिकल क्या होते हैं? नॉन थेरापेटिक एजेंट, डोसेज फॉर्म की प्रॉपर्टीज इंप्रूव करने के लिए डोसेज फॉर्म में डाले जाते हैं। जैसे डायलुएंट, बाइंडर, कलर, फ्लेवर, है ना, व्हीकल, बेस, ये सब क्या फार्मास्यूटिकल है। क्या क्या कलर, कलर कौन कौन से? टाइट्राजीन, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, फ्लेवर जो ओरल प्रोडक्ट होते हैं, है ना, लॉजेंजेस हो गए, सिरप हो गए, इनमें सब में फ्लेवर चाहिए हमको। स्वीटनिंग एजेंट, बिटर दवाइयों के टेस्ट को स्वादिष्ट बनाने के लिए, पेलेटर बनाने के लिए उसमें हनी, सुक्रोज, सैकरीन मिलाते हैं। प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? जो ड्रग के अंदर माइक्रोबियल कंटामिनेशन से रोके, यदि बैक्टीरिया अंदर गिर गया तो मर जाएगा, थोड़ा सा प्रिजर्वेटिव डाल दे, ज्यादा समय तक चलेगा। तो बेंजाइल अल्कोहल, फिनॉल, बेंजोएल्कोनियम क्लोराइड, बेंजीथोनियम क्लोराइड, मिथाइल पैराबेन, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव एक लिमिट में डालता है, सबकी अलग अलग रेंज है, 0.1 से 0.5, 0.1 से 1 ऐसा करके। इस रेंज से ज्यादा डालोगे तो भी टॉक्सिक हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है एंटीऑक्सीडेंट। तो प्रिजर्वेटिव माइक्रोबियल कंटामिनेशन से बचाते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं? ड्रग को केमिकल रिएक्शन से, ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। यदि मान लो फॉर एग्जांपल कोई फ्री रेडिकल ऑक्सीजन अंदर गया तो ये एंटीऑक्सीडेंट से रिएक्शन में उसको खत्म कर देगा, ड्रग को केमिकल रिएक्शन से बचा लेगा, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा देगा, ज्यादा दिन चलेगी, एक्सपायर नहीं होगी। अब ऑयली प्रोडक्ट, ऑयली इंजेक्शन में हमको क्या डालना पड़ेगा? BHA, BHT, विटामिन E डालना पड़ेगा। BHA ब्यूटारेटेड हाइड्रोक्सीनिसाल, ब्यूटारेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन, फुल फॉर्म याद आ जाए, फुल फॉर्म लिखो, सुना है तो कहने के याद आ जाएगा वहां पर, ठीक है। अब वाटर सॉल्युबल, तो एक्वस प्रिपरेशन है तो हमको उसमें विटामिन C, सिट्रिक एसिड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा और क्या आती है? बाकी टॉपिक के अंदर हमको ये सब मिलेंगे। सस्पेंडिंग एजेंट, सॉलिड और लिक्विड को मिक्स करता है, सस्पेंशन को स्टेबिलिटी देता है। इमल्सिफाइंग एजेंट, ऑयल और वाटर को मिलाने में मदद करता है, स्टेबिलिटी देता है। डायलुएंट, टेबलेट में बना लगेगा हमको, ठीक है। जो पोटेंट ड्रग होती है जिसका डोज कम होता है उसका साइज बढ़ाने के लिए क्या डालना पड़ेगा? डायलुएंट डालेंगे। बाइंडर, ग्रेन्यूल बनाने के लिए लगेंगे। व्हीकल, लिक्विड प्रिपरेशन में इंजेक्शन बना रहा है तो पानी में घोलना पड़ेगा, ऑयल में घोलना। बेस, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन में लगता है। थिकनिंग एजेंट, इमल्सन वगैरह, इनको सस्पेंशन को गाढ़ा करने के लिए जिससे उसमें सेपरेशन ना हो। तो ये सारी चीजें हम आगे टॉपिक में आ जाएंगे, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल एड, आप सिलेबस देखो, आप सिलेबस के हिसाब से तैयारी करो। यदि कोई क्वेश्चन बनाएगा तो हर टॉपिक से कुछ न कुछ पूछेगा। यदि आप पूरा फर्स्ट पढ़ते हो और यदि इसको छोड़ देते हो तो आप बेवकूफ बन जाओगे। फिर फार्मास्यूटिकल एड पे क्वेश्चन आना ही आना है, इस पे आना ही आना है। पैकेजिंग हर यूनिट से कुछ न कुछ आएगा ना एग्जाम में, तो हमको थोड़ा थोड़ा सब करके चलना है। खास करके इसमें प्रिजर्वेटिव अच्छे से याद करो। यदि आपने फार्मास्यूटिकल एड कर लिया अच्छे से, सुनना मेरी बात, तो अब हर एक डोसेज फॉर्म पे एक पेज का कंटेंट लिख सकते हो। सिरप बनाओगे तो ड्रग के अलावा कुछ ना कुछ डालना ही पड़ेगा, सस्पेंशन और डालना ही पड़ेगा, ऑइंटमेंट बनाओ डालना ही पड़ेगा। तो सिरप की डेफिनेशन लिखो और सिरप के अंदर हमको क्या डालना रहता है, तो ये चीजें डालना पड़ेगी। सस्पेंशन में ये चीजें डालना पड़ेगा। ऑइंटमेंट में, ऑइंटमेंट बनाओगे सबसे पहले बेस लिखना पड़ेगा। सिरप बनाओगे सबसे पहले शुगर और पानी। सस्पेंशन बनाओगे सबसे पहले सस्पेंडिंग एजेंट। इमल्सन बनाओगे सबसे पहले इमल्सिफाइंग एजेंट। जेल बनाओगे तो सबसे पहले जेलिंग एजेंट। तो बाकी प्रिजर्वेटिव, एंटीऑक्सीडेंट सब में लगता है। तो आप शुरुआत में डोसेज फॉर्म की डेफिनेशन लिखो, बाद में उसके एक्सिपिएंट लिख दो। टेबलेट बनाओगे तो सारे एक्सिपिएंट लिखना पड़ेंगे हमको। तो ये एक्सिपिएंट देख, फार्मास्यूटिकल एक अलग चैप्टर तो है ही है, फार्माकोग्नोसी में भी है, बट इसको आप हर एक डोसेज फॉर्म के नीचे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। 4 लाइनें और लिख सकते हो। एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट, एक अच्छा कलर, एक अच्छा फ्लेवर कैसा होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक, ठीक है, कॉम्पिटिबल विद ड्रग, ड्रग के साथ कोई रिएक्शन नहीं करे, इकोनॉमिकल हो, FDA अप्रूव्ड हो। ये 4 लाइन हर किसी में लिख सकते हैं हम। तो कुछ कॉमन चीजें दिमाग में रखो, एग्जांपल 2-2, 3-3 याद कर लो, पर कॉमन थ्योरी तो हम लिख सकते हैं ना, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बाकी जगह भी काम में आएगा आपको, ठीक है। अगला टॉपिक इसमें यूनिट ऑपरेशन। यूनिट ऑपरेशन के अंदर आपको क्या क्या दे रखा है, एक तो साइज रिडक्शन है, साइज सेपरेशन है, मिक्सिंग है, फिल्ट्रेशन है, ड्राइंग है और एक्सट्रैक्शन, इतने सारे टॉपिक है, सबसे कुछ न कुछ आना है।
तो सबसे पहले बात करें साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन किसको बोलते हैं? बड़े पार्टिकल को छोटा करना क्या कहलाता है? साइज रिडक्शन। इट्स अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लार्ज पार्टिकल इनटू स्मॉल पार्टिकल। इसको हमने छोटा कर दिया। कैसे छोटा कर सकते हैं? तो काट के, कटिंग से, चाकू से काट के, गाजर मूली काटा, कंप्रेस करके, सीड्स के ऊपर प्रेशर डाला, टूट गए वो। इम्पैक्ट मतलब चोट मार के, और एट्रिशन मतलब आपस में घिस के। ये मैकेनिज्म है। हार्डनेस, ये फैक्टर कौन जल्दी टूटेगा देख, इस पे डिपेंड करता है, हार्डनेस, टफनेस, मॉइस्चर कंटेंट पे। अब साइज रिडक्शन करते क्यों? इसका फायदा क्या? फार्मेसी में क्या इंपॉर्टेंस है इसका? पहली बात की मिक्सिंग इंप्रूव होती है। किसी चीज को अब आटे है ना, गेहूं ज्वार बाजरा पिसवा के मिलवा दो, अलग होगा क्या बाद में? नहीं होगा। ऐसे मिलाओगे ढिल्ले पर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। मिक्सिंग इंप्रूव होती है। एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। पाउडर खाओ तो जल्दी एब्जॉर्ब होगा, टेबलेट खाओगे तो देर से एब्जॉर्ब होगा। फिर डिसोल्यूशन, पाउडर जल्दी घुलेगा, ढेला देर से घुलेगा। ड्राइंग, बारीक कर दोगे तो जल्दी सूख जाएगा। एक्सट्रैक्शन, प्लांट मटेरियल को पीस के पानी में डालो तो जल्दी केमिकल बाहर आएंगे। पूरा रूट बार्क डाल दो देर से आएंगे। सस्पेंशन में जितने छोटे पार्टिकल होंगे उतना मिक्स रहेगा। बड़ा डालोगे तो क्या हो जाएगा? नीचे बैठ जाएगा। ये साइज रिडक्शन के इंपॉर्टेंस कहलाते हैं। अब दो टाइप की उसमें मशीनें यूज करते हैं, बॉल मिल और हैमर मिल। बॉल मिल के ये क्या लिख रखे मैंने? प्रिंसिपल। किस बेस पे का? इम्पैक्ट और एट्रिशन पे का। बॉल मिल का डायग्राम आपको ध्यान है, ठीक है? छोटा सा डायग्राम है, सिलेबस से बना लिया तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए एग्जाम में क्या करना है। तो एक खोखला सिलेंडर होता है, एसएस का बना रहेगा, अंदर आयरन की बॉल होती है, इसमें मटेरियल डाल दिया हमने, इसको घुमाएंगे, रोटेटिंग शॉफ्ट लगा दी। स्पीड बतानी है आपको, कितनी स्पीड बोली थी मैंने? यदि आप हाई स्पीड में रखोगे तो बॉल यहीं पर रहेगी, तो कोई साइड रिडक्शन नहीं होगा। लो स्पीड लोगे तो क्या होगा? केवल एट्रिशन होगा, इम्पैक्ट नहीं होगा। पर करेक्ट स्पीड किसको बोलते हैं? बॉल यहाँ तक ऊपर जाए, ऊपर से आके गिरे भी, तो ये करेक्ट स्पीड हो गई, ये हाई और लो हो गई। बॉल मिल के फायदे क्या है? एक क्लोज सिस्टम होता है, पोटेंट ड्रग टॉगल सब्सटेंस को पीस सकते हैं इसमें, ठीक है? फिर क्लीनिंग आसान है, इजी टू सेटअप, ठीक है? और ब्रिटल मटेरियल को पीसते हैं। ड्रॉबैक क्या है? नॉइस करेगा, बजेगा ना बॉल, स्टील और दोनों, तो नॉइस प्रॉब्लम होती है। कंटामिनेशन हो सकता है आयरन का, ठीक है? और हीट जनरेट भी होते हैं। मॉइस्ट मटेरियल को नहीं पीस सकते, चिपक जाएगा उसमें। फिर आता है हैमर मिल। हैमर मिल में अपने गाँव में थ्रेशर देखिए, ठीक है? वो एक तरह की हैमर मिल होगी। हैमर मिल में क्या करते हैं? केशिंग होता है खोखला, इधर से एक फीडिंग एरिया हो गया, यहाँ से मटेरियल अंदर डाला, एक रोटेटिंग शॉफ्ट, उसके ऊपर हैमर्स लगे रहते हैं, ठीक है? और नीचे क्या लगा दी हमने? छन्नी लगा दी। बस इस किस पे? इम्पैक्ट। ये जो हैमर्स होते हैं स्पीड में घूमेंगे तो केसिंग के ऊपर मटेरियल को क्या करेंगे? इम्पैक्ट करेंगे, छोटा के गिर जाएगा। नीचे क्लासीफायर, छन्नी और यहाँ रिसीवर बना दिया, इस पे काम करता है, ठीक है? अगला है ऑफिशियल ग्रेड ऑफ पाउडर। पाउडर कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले मालूम है स्यू नंबर। स्यू नंबर किसको बोलते हैं? कि 1 इंच में जितने होल होते हैं उसको हम स्यू नंबर कहते हैं, ठीक है? नंबर ऑफ पोर पर इंच, जितना स्यू नंबर ज्यादा, जैसे स्यू नंबर 10 और स्यू नंबर 44, तो 1 इंच में कितने होल हो गए? 44, तो छोटे हो गए। इससे जो पास होगा बहुत ही बारीक होगा। स्यू नंबर 10, 1 इंच में कितने होल हो गए? 10 होल है, जिससे पास होगा तो बड़ा बड़ा कहलाएगा वो। तो स्यू नंबर ज्यादा मतलब पार्टिकल उतना छोटा। अब पाउडर कितने प्रकार? कामन भाषा में बोलते हैं थोड़ा मैदे जैसा पीस देना, दानेदार पीस देना, ऐसा बोलते हैं। साइंस में क्या बोलेंगे? कोर्स पाउडर, मॉडरेट कोर्स, मॉडरेट फाइन, फाइन वेरी फाइन। कोर्स पाउडर मतलब जो सी नंबर 10 से पास हो जाए 1 इंच में, वो मॉडरेट कोर्स। मॉडरेट कोर्स पाउडर क्या होता है? पाउडर व्हिच पास फ्रॉम सी नंबर 10, ऑल द पार्टिकल मस्ट पास फ्रॉम सी नंबर 10। फिर मॉडरेट कोर्स जो 44 से 22 से पास हो, 44, 85, 120, ठीक है? नंबर याद रखना, धीरे धीरे याद हो जाएगा इसको, ठीक है? अब यहाँ चाहो तो आप सी नंबर लिख दो, ऐसे पार्टिकल का साइज बना दो, या थोड़ा सा बड़ा दिखाओ, यहाँ थोड़ा छोटा दिखाओ, यहाँ थोड़ा और छोटा दिखाओ, ऐसे करके इस पे बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है? फिर आता है मिक्सिंग। मिक्सिंग का मतलब क्या होता है? दो या दो से चीजों को आपस में मिला तो होमोनाइज हो जाता है, या आपस में आ जाए, उसको मिक्सिंग कहते हैं, ठीक है? मिक्सिंग के 3 टाइप होते हैं मिक्सचर के, नेगेटिव मिक्सचर, पॉजिटिव, न्यूट्रल। नेगेटिव मिक्सचर किसको बोलते हैं? कि आज मिक्स करोगे पर थोड़ी देर बाद सेपरेट हो जाएंगे, रिवर्सिबल। मिला तो दिया बॉटल में ऑयल और वाटर को, थोड़ी देर बाद क्या होगा? ऑयल ऊपर वाटर नीचे, ये नेगेटिव मिक्सचर है। फिर कैल्शियम कार्बोनेट और पानी ले लो, ये भी चूना क्या हो जाएगा? नीचे बैठ जाए, नेगेटिव। तो रिवर्सिबल, रिवर्स हो जाता है, वापस सेपरेट हो जाता है। पॉजिटिव मिक्सचर क्या था? जो सेपरेट नहीं होगा, शुगर और पानी, शुगर प्लस वाटर, फिर अल्कोहल और वाटर, ये क्या आते हैं? पॉजिटिव मिक्सचर, सेपरेट नहीं होगी, रिवर्सिबल एक बार में। और न्यूट्रल मिक्सचर के अंदर क्या कुछ नहीं होगा ना, मिक्सिंग बढ़ेगी ना घटेगी, तो सेमी सॉलिड मिक्सिंग। अब मिक्सिंग की जरूरत फार्मेसी में कहाँ है? तो जब दवाइयां बनती है, केमिकल रिएक्शन करवाना पड़ती है, तो टू प्रमोट द केमिकल रिएक्शन आप ए और बी को मिला दो, और यदि मिक्स नहीं करोगे तो रिएक्शन कहाँ होगी? केवल बीच में ही होगी यहाँ पर। और यदि आप उसको मिक्स कर दोगे तो पूरे में रिएक्शन हो जाएगी। इसके अलावा जितने भी आप डोसेज फॉर्म बनाओगे बिना मिक्सिंग के बना नहीं सकते, क्योंकि एक्सिडेंट सब में लगेंगे। तो मिक्सिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉलिड डोसेज फॉर्म लाइक टेबलेट, पाउडर, कैप्सूल एक्सेट्रा। मिक्सिंग इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म। कितने लिख सकते हैं?
इमल्सन, सस्पेंशन, माउथवॉश, गार्गल, लोशन, लिमिनेंट, सिरप, एलिक्सर सब। फिर मिक्सिंग इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म लाइक क्रीम, ऑइंटमेंट, सपोजिटरी, जेलीज एक्सेट्रा, पेस्ट वगैरह सब में लगेगा। फिर मिक्सिंग के लिए क्या यूज करते हैं हम, दो मशीनें आती है, डबल कोन बेंडर, सिल्वर्सन मिक्सर होगा। डबल कोन बेंडर, ये डबल कोन शेप का होता है, ठीक है, ये डबल कोन बेंडर हो गया, ठीक है। इसमें नट बोल्ट खोले, अंदर मटेरियल डाला, कितना भरते हैं, कैपेसिटी का 60% भरा, बंद किया, रोटेटिंग से इसको रोटेट करेंगे, मिक्सिंग हो जाएगी। पाउडर मिक्सिंग में खास करके यूज किया जाता है। फिर सिल्वर्सन मिक्सर होमोनाइजर जो होता है इमल्सन बनाने के लिए खास करके यूज होता है। इसके अंदर छोटे छोटे यहाँ पर होल होते हैं, याद आ रहा होगा आपको, तो वो सिल्वर्सन मिक्सर होमोनाइजर। तो डबल कोन बेंडर अच्छे से करना, मिक्सिंग के टाइप से क्वेश्चन आता है। फिर आता है इसमें फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन मतलब छानना, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन को थोड़ा समझना है, यहाँ पे अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी, यूनिट ऑपरेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन मतलब उसमें पाउडर के ग्रेड और साइक्लोन सेपरेटर का तो याद रखना। फिर मिक्सिंग देखी हमने, और जितने भी प्रोसेस और उसके इंस्ट्रूमेंट्स मशीनें पढ़ना है सब में। अब आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं, मान लो आपने छन्नी से चाय छान ली, ठीक है, तो ये चाय की छन्नी क्या हो गई, ये फिल्टर मीडिया, क्या ये फिल्टर मीडिया हो गया। ऊपर जो बनेगा उसको क्या बोलते हैं हम, फिल्टर केक बोल देंगे, और नीचे जो आएगा उसको क्या बोलते हैं हम, फिल्ट्रेट, ठीक है। अब फैक्टर अफेक्टिंग फिल्ट्रेशन, कौन जल्दी छनेगा, कौन देर से छनेगा, किस पे डिपेंड करता है, तो ये इसके एक डार्सी लॉ है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बी इक्वल टू के डेल ए पी अपॉन ईटा एल। एल जो होता है थिकनेस ऑफ केक है। जैसे चाय शुरुआत में छानते तो क्या होता है, धीरे धीरे जल्दी छन रही थी, थोड़ी देर बाद केक बनने लगा तो क्या हो गया, कम हो गई। तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, उल्टा हो गया ना, थिकनेस बढ़ेगी तो फिल्ट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर आता है विस्कोसिटी, ईटा, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा, जितना गाढ़ा लिक्विड होगा उतना देर से छनेगा, ठंडा लिक्विड मतलब पतला लिक्विड जल्दी छन जाता है। और दूसरी भाषा में गर्म दूध को छानो छन जाएगा, ठंडा करके थोड़ा सा गाढ़ा होगा तो चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी होगी, देर से छनेगी। फिर आता सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मतलब छन्नी की हम बात कर रहे हैं, पोर साइज दोनों का 22 है, ठीक है, बट एक छोटी छन्नी और एक बड़ी छन्नी, सीधी सी बात है, किससे छनेगी, बड़ी छन्नी जल्दी छन जाएगी। फिर आता है पोर साइज की बात कर रहा हूं, है ना, ये तो है सरफेस एरिया। पोर साइज, छन्नियां दोनों बराबर की है साइज में, ठीक है, बट एक 10 की है और एक 44 की, किससे जल्दी छनेगा, 10 वाले से। 1 इंच में 10 होल तो बड़े छेद है, 1 इंच में 44 होल मतलब छोटे छोटे छेद है, तो 10 वाले जल्दी छनेगा, पर इफेक्टिव फिल्ट्रेशन नहीं होगा। बड़े होल की छन्नी से छानो, नीचे थोड़ा बहुत सॉलिड नीचे चले जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर, गर्म लिक्विड जल्दी छनता है, ठंडा करने पर फिल्ट्रेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। और प्रेशर डिफरेंस, छन्नी के ऊपर छन्नी के नीचे जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना जल्दी छनेगा। तो सरफेस एरिया बड़ा होगा तो फिल्ट्रेशन बढ़ेगा, प्रेशर डिफरेंस ज्यादा तो फिल्ट्रेशन बढ़ेगा, विस्कोसिटी बढ़ा होगा तो फिल्ट्रेशन घट जाएगा, थिकनेस बढ़ा होगा केक की तो घट जाएगा, टेम्परेचर बढ़ा होगा तो फिल्ट्रेशन बढ़ेगा, कंसंट्रेटेड गाढ़ा शरीर लोगे तो देर से छनेगा, पोर साइज बढ़ा होगा तो फिल्ट्रेशन बढ़ेगा। इसी को आप तोड़ तोड़ के भी थोड़ा सा लिख सकते हैं, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है फैक्टर अफेक्टिंग फिल्ट्रेशन पे, ठीक है। अगला आता है ड्राइंग, ड्राइंग मतलब सुखाना, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर को आप रिमूव कर दो, आप उसके लिए थर्मल वेपोराइजेशन गर्म करके भी सुखा सकते हो, और एक लाइपोलाइजेशन हो तो वो भी बता रहा हूं मैं। क्यों करते हैं ड्राइंग, फार्मेसी में इसका क्या इंपॉर्टेंस, टू प्रिवेंट द डिटोरिएशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को खराब होने से बचाने के लिए। यदि उसमें नमी होगी तो क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, खराब हो जाएगा। रिड्यूस वेट, वजन कम हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम लगेगी। आप देखो जिसमें नमी उसका भारी है, ठंडा उसको सुखाने पर क्या तो वजन कम हो जाता है, हल्की चीज को ट्रांसपोर्ट करना सस्ता पड़ेगा। फिर प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट ड्रग, प्लांट मटेरियल जो मिलता है, बार्क, रूट, लीफ वगैरह जो भी है, इनको आप गीला गीला मॉइस्ट को भर दो घर में तो सड़न पकड़ लेगा, पर सुखा के आप लंबे समय तक रख सकते हैं, और साइज रिडक्शन में भी आसानी होती है। तो ड्राइंग के लिए दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ठीक है, एक होता है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर जो हमारे सिलेबस में, ठीक है, और दूसरा क्या है, फ्रीज ड्रायर, लाइपोलाइजेशन। दो में से क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, यदि आपने थोड़ा सा पढ़ा था, आपको डायग्राम याद आ रहा होगा, ठीक है, और जैसे रफली में बना लो, थोड़ा सा टाइम दोगे तो आप बहुत अच्छा बना लोगे एग्जाम में, ठीक है। तो फास्ट पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा सा इसमें आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है, बाकी थोड़ा सा ये हमने फ्लूइडाइज्ड सॉलिड यहाँ पर रख दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा रखा हमने, फिल्टर बेग, फिल्टर बेग है, ये सॉलिड है जिसको हमको क्या करना है, सुखाना है फ्लूइडाइज्ड स्टेट में, ठीक है। फिर यहाँ एक फैन लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पर हीटिंग प्लेट है। अब समझना है इसको, यहाँ एयर इन, हवा अंदर जा रही है,
यहाँ पर एयर हीटर है, हवा इससे पास होगी तो क्या हो जाएगी, वो गर्म हो जाएगी। ये हॉट एयर इसके अंदर से पास होगी तो ये जो सॉलिड पार्टिकल ये फ्लूइडाइज्ड स्टेट में रहेंगे, उसके अंदर उड़ेंगे ऐसे, तो सारे पार्टिकल्स के बीच में हॉट एयर पास हो रहे, सारे पार्टिकल क्या हो जाएंगे, गर्म होंगे, सूख जाएंगे। फिल्टर में गए, सॉलिड को बाहर नहीं जाने देगी, क्या बाहर जाएगा, एयर। फैन उसको रिसाइकल भी कर सकता है, बाहर भी फेंक देगा। पूरा इंस्ट्रूमेंट एसएस का बना रहता है, और ये जो बाउल होता है डिटेचेबल होता है, इसको निकालो, मटेरियल फिट करो, वापस पैक कर दो, ठीक है। अलग अलग कैपेसिटी के आते हैं हमारे कंपनी में, ठीक है। फायदा क्या है, नुकसान क्या है। हाई एफिशिएंसी ऑफ ड्राइंग, बहुत जल्दी सूख जाता है, यूनिफॉर्म ड्राइंग, सारे पार्टिकल एक जैसे सूखेंगे, ऐसा नहीं थोड़ा सा कम सूखा थोड़ा सा ज्यादा सूखा। इसके फायदे। ड्रॉबैक क्या है, हीट सेंसिटिव ड्रग को हम इसमें नहीं सुखा सकते क्योंकि वो खराब हो जाएगी। उसके लिए यूज करते हैं हम फ्रीज ड्राइंग या लाइफोलाइजेशन। ये भी आप देखोगे एक वीडियो बना, उसमें बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो फ्रीज ड्राइंग में क्या करना है आपको, ऐसा एक डायग्राम होता है कंपनी में, उसका थोड़ा सा शेप अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो 2 चेंबर है इसके अंदर, ये ऊपर से ढक्कन खुल गया, मान लो साइड में भी होता है। यहाँ पर हमने वायल रख दे, सीधे सीधे वायल रख दे यहाँ पर। इसमें 2 रेफ्रिजरेटर लगा दिए, एक रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर यहाँ, एक रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर यहाँ पर है। तो 2 फ्रिज है यहाँ पर, ध्यान देना, 2 रेफ्रिजरेटर है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, 2 चेंबर है अलग अलग। यहाँ पर हमने एक वैक्यूम पंप लगा दिया, वैक्यूम पंप, ठीक है। वैक्यूम पंप क्या करेगा, खिंचाव पैदा, नेगेटिव प्रेशर। यहाँ रख दिया हमने क्या, वायल, वो वायल रखा जिसके अंदर दवाई भरी हुई है, जिसमें से नमी हमको हटानी है। उस वायल का जो ढक्कन होता है क्लोजर, उस वीडियो में मैंने आपको समझाया, तो उसमें थोड़ा सा गैप होता है। अभी हमने लूजली पैक रखा, थोड़ा सा गैप है, पूरा पैक नहीं हो, थोड़ी सी बीच में गैप रहती है। जब हम क्या करते हैं, स्टेप पे जाना फ्रिज ड्राइंग की, सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको फ्रोजन कंडीशन में ले जाना है, बहुत ही ठंडा करना है। ठंडा करने पर है ना, उस वायल के अंदर जितना भी सॉलिड होता है, ठीक है, वो ठंडा हो रहा है, साथ में जो लिक्विड होता है, वायल को मैं जूम करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसका जो क्लोजर है ये ऐसा है, यहाँ थोड़ी सी गैप है जिसमें से एयर बाहर जाएगी, ऐसा समझो, वेपर बाहर जाएगी। ये सॉलिड क्यों हो गया, बहुत ज्यादा ठंडा किया तो क्या हुआ, इसके अंदर का जो पानी था वो किस में कन्वर्ट हो गया, आइस में कन्वर्ट हुआ अभी, ठीक है, फ्रोजन कंडीशन में गया। अब थोड़ा देर हीटर लगा, लेटेंट हीट, पहला फ्रोजन कंडीशन थोड़ा सा हीट किया, हल्का सा हीट करना कहलाता, -40 डिग्री पे था, उसको 1-2 पे लेके आए, हल्का सा हीट किया तो आइस थोड़ी जो होती है वो सीधे सीधे वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। आइस किस में कन्वर्ट हो गई, वेपर में। जैसे ही वो वेपर में कन्वर्ट हुई तो नीचे वैक्यूम सिस्टम ऑन कर रखा है हमने, तो ये वेपर खींचकर कहाँ आ रही है, नीचे। नीचे दूसरा कंप्रेसर है रेफ्रिजरेटर, इसको काय में कन्वर्ट कर लेगी, आइस में। ऐसा चला दिया हमने 2-4-5 घंटे। पहले बहुत ठंडा किया, आइस सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हुई, फिर थोड़ा सा हीट किया तो सॉलिड से सीधा वेपर, ध्यान देना, सॉलिड से सीधा सीधा वेपर में कन्वर्ट, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। लिक्विड स्टेट में गई नहीं, जब आप बहुत ही फ्रोजन आइस को निकालो बाहर तो आपको वेपर निकलती हुई दिखेगी, तो सॉलिड से सीधा वेपर में जा रहा, मेल्ट नहीं हो रही भी। ये कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। तो मटेरियल को फ्रोजन कंडीशन में लेना है, लेटेंट हीट अप्लाई करना है, आइस से सीधा वेपर में कन्वर्ट हुआ, वैक्यूम पंप ने उसको क्या करा, नीचे खींचा, आइस में कन्वर्ट किया, प्रोडक्ट ड्राई हो गया। अब थोड़ी देर बाद इन सारे वायर्स के क्लोजर को ऊपर से कंप्रेस करो तो क्या होगा, ये पूरा पैक हो जाएगा, अंदर कोई दूसरा मॉइस्चर गैसेस वगैरह भी नहीं जाएगी, ठीक है। ये इसके फायदे। ड्रॉबैक क्या है, इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है, टाइम ज्यादा है। फायदा क्या है, हीट सेंसिटिव ड्रग, हीट सेंसिटिव ड्रग मतलब ब्लड प्रोडक्ट, वैक्सीन्स, माइक्रोबियल कल्चर्स, एंटीबायोटिक, इन सबको ठंडा करके सुखाना रहता है, जब आप गर्म करोगे तो खराब हो जाएगी वो। तो उन सबको किससे सुखाया जाता है, फ्रिज ड्रायर से। यदि आप देखोगे ड्राई सिरप है उसके लाइफोलाइज सिरप ऐसा लिखा रहता है, लाइफोलाइज वैक्सीन, बीसीजी का वैक्सीन, लाइफोलाइज इंजेक्शन जो होते हैं बहुत सारे एंटीबायोटिक के, ये लाइफोलाइज कहलाते हैं। मैंने उसको लाइफोलाइजेशन के थ्रू क्या किया, ड्राई किया गया, ठीक है। अगला आता है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है प्लांट के अंदर से जो प्लांट मटेरियल होता है उसके अंदर से केमिकल्स को बाहर निकालना। तो रिमूवल ऑफ एक्टिव कांस्टिट्यूएंट फ्रॉम क्रूड ड्रग लाइक बार्क रूट वगैरह, उसको हम एक्सट्रैक्शन कहें। इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, मैसेरेशन, परकोलेशन। इन्फ्यूजन आप घर में डीप टी बनाते हो, उस वीडियो में देखना बहुत जल्दी समझ, वो इन्फ्यूजन है। क्या करना है, एक जो भी प्लांट मटेरियल है हमारा उसको क्या करना है, हमको एक छोटे से कप में लेना है, पानी ना, एक बीकर में लिया हमने, उसके अंदर क्या किया हमने, थोड़ा सा सॉल्वेंट डाला। सॉल्वेंट मतलब मेस्ट्रम, मेस्ट्रम कहते हैं उसको इसमें। तो प्लांट मटेरियल लिया, उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्वेंट मिलाया, इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया हमने, फिर उसको क्या कर लिया हमने, फिल्टर कर लिया। फिल्टर करने के बाद जो नीचे आया उसको हमने क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्ट। दवाई घुल के आ गई होगी। मार्क नॉट प्रेस, जो ऊपर बचता है उसको बोलते हैं मार्क, मार्क नॉट प्रेस, को दबाना नहीं है। फाइनल वॉल्यूम नॉट एडजस्टेड, नीचे जो लिक्विड है उतना यूज करना है, उसको हमको एडजस्ट नहीं करना है। ये हो गया इन्फ्यूजन। तो हम टी बैग को उसमें लटकाते हैं, बाहर निकालते हैं, बाकी चाय पी जाते, कैफीन वगैरह जो भी ग्रीन टी होगी उसमें घुल के आ गई होगी।
हम उसको पाउच को दबाते हैं टी बैग को, ये इन्फ्यूजन है। डिकॉक्शन क्या होता है, उबालना है, घर में काढ़ा बनाते हैं ना, वो डिकॉक्शन है। प्लांट मटेरियल लो, उसको अच्छे से बॉईल करो, बॉईल करने के बाद उसको फिल्टर कर लो, नीचे जो आया उसको एक्सट्रैक्ट कह दिया, ऊपर जो बना उसको मार्क कहते हैं। इसमें मार्क को प्रेस कर सकते हो आप, नीचे वॉल्यूम देखो उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ज्यादा हार्ड बना थोड़ा पानी मिला लिया, ये हो गया डिकॉक्शन। तो डिकॉक्शन में हम ड्रग को क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, उबालते हैं, पर इन्फ्यूजन में उबालते नहीं। इन्फ्यूजन जो होता है सॉफ्ट ड्रग के लिए करते हैं, जैसे लीफ वगैरह होगी, फ्लावर हो, इनके लिए। डिकॉक्शन जो होता है हार्ड ड्रग के लिए, जिसमें दवाई आसानी से नहीं निकलती, बार्क रूट, इनके लिए करते हैं। मेसरेशन क्या होता है, ड्रग को मेस्ट्रम मतलब सॉल्वेंट के कांटेक्ट में लॉन्ग टाइम के लिए रख देते हैं, 3 to 7 डेज के लिए, फिर उसको फिल्टर कर लो, घर में बिकर में लगाए, कंपनी में पानी के टैंकर में डाल दो, ठीक है, वो हो गया मेसरेशन। अब मेसरेशन में सिंपल और मल्टीपल मॉडिफाइड अलग अलग ड्रग में लगे। तो मल्टीपल मेसरेशन में प्लांट मटेरियल लिया, उसको 2-3 दिन रखा, फिल्टर किया, जो ऊपर मार्क बचा फिर उसमें सॉल्वेंट मिलाया, फिर फिल्टर किया, फिर बार बार करते हैं तो पूरी ड्रग बाहर आ जाती है, उसको बोलते हैं मल्टीपल मेसरेशन। और सिंपल में एक ही बार में कर लेते हैं, ठीक है। और मॉडिफाइड में रेजिन्स वगैरह को एक्सट्रैक्शन के लिए मॉडिफाइड लगाते हैं। परकोलेशन में कंटिन्यूअस हार्ट परकोलेशन आएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं रफ डायग्राम बना के आपको समझा रहा हूँ, बाकी आप उसमें देखो जल्दी समझ में आ जाएगा। कंटिन्यूअस हार्ट परकोलेशन है, उसको सॉफ्टलेट एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, फ्लास्क लिया हमने, इसको गर्म किया, इसकी वेपर बनी, ये वेपर क्या होगी, ऊपर जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एक कंडेंसर लगा हुआ रहता है, ठीक है, समझ जाना। और ये ऊपर कंडेंसर है, कंडेंसर में अंदर एक खोखली ट्यूब होती है, बाहर से वाटर का जैकेट होता है। ये पूरा डायग्राम किसका हो गया, सॉफ्टलेट एक्सट्रैक्शन का। ये साइड ट्यूब है, समझना अब इसको, ऊपर कंडेंसर है, ये साइफन ट्यूब लगी हुई है, ठीक है। और यहां पर भर देते हैं हम किसको, ड्रग को, ठीक है। ड्रग को थिम्बल में रखते हैं ना, थिम्बल का मतलब होता है कपड़े में बांध कर या पोटली बना के। अब जैसे हम सॉल्वेंट को ऑन करेंगे तो मतलब इसको मशीन को ऑन करेंगे तो गर्म होगा, गर्म होगा तो क्या बनेगी, वेपर बनेगी, वेपर ऊपर गई, ये साइड ट्यूब से ऊपर गई, यहाँ गई, और ये कंडेंसर के अंदर जाते, तो कंडेंसर उसको कंडेंस करके वापस नीचे गिरा देगा, है ना। वो लिक्विड क्या है, नीचे गिरेगा, पर अभी कैसा रहता है, हॉट रहता है, हॉट लिक्विड है, ध्यान देना, अभी लिक्विड कैसा है, हॉट है। अब वो क्या होगा, इससे पास होगा, तो ये साइफन ट्यूब से क्या करेगा, और दवाई घोल के नीचे ले आएगा। हर बार वेपर ऊपर जाएगी, कंडेंस होगी, थिम्बल में गिरेगी, वहां से ड्रग को घोल के नीचे ले जाएगी। अब इसका नाम क्या, कंटिन्यूअस हार्ट परकोलेशन, कंटिन्यूअस हार्ट परकोलेशन। परकोलेशन मतलब पास कर रहे हैं, सॉल्वेंट को ड्रग से पास कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली लगातार चलता रहेगा, 1 दिन 2 दिन 4 घंटे 5 घंटे चला दो। हार्ट मतलब ये हार्ट सॉल्वेंट उसके अंदर से पास हो रहा है, ठीक है। ये खास करके हार्ड ड्रग के लिए करते हैं। हार्ड ड्रग का मतलब होता है जिन ड्रग से दवाई जल्दी बाहर नहीं आएगी, बाहर रूट नहीं निकले, तो उसको ऐसे दिन भर चला दिया हमने। ड्रॉबैक क्या है कि ड्रग उबलती रहेगी यहाँ पर, तो ड्रग डिग्रेड होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये नॉट, दिस टेक्निक्स नॉट सुटेबल फॉर हीट सेंसिटिव ड्रग। जो ड्रग हीट के कारण खराब हो जाएगी, है ना, वो इसमें हम नहीं कर सकते। इसको अच्छे देखना, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। अगला इसमें डोसेज फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्या हो गया, पूरा यूनिट ऑपरेशन है, बहुत बड़ा कुछ टॉपिक हुआ। फिर इन्फ्यूजन डिकॉक्शन में डिफरेंस वगैरह, तो आप देखोगे थ्योरीज ऑफ फिल्ट्रेशन मतलब फैक्टर ऑफ इफेक्टिव में डार्सी लॉ लिखना है, तो आप थोड़ी सी हिंट लिख लो यहाँ पर। फ्लूइडाइज बेटर अच्छे से करना है, फ्रीज ड्रायर समझ में, लाइफोलाइजेशन कभी कभी दूसरा नेम पूछ लिया, आप पढ़ के बोले आया ही नहीं, तो दोनों नेम याद, इतनी मेहनत करे तो दो नाम याद कर लो। क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर कौन कौन से थे, कोर्स पाउडर, मॉडरेट कोर्स पाउडर, मॉडरेट फाइन पाउडर, फिर फाइन पाउडर और वेरी फाइन पाउडर। क्या याद रखना, 10, 22, 44, 85, 120। बस टॉपिक ही खत्म हो गया देखते में, ठीक है। लिखते आना चाहिए बाद में एग्जाम में अपने को, ठीक है। तो कम पढ़ो, फिर उसको थोड़ा सा बढ़ाना सीखना है हमको। अगला इसमें डोसेज फॉर्म, यहाँ से पूरा डोसेज फॉर्म शुरू होता है, तो बहुत सारे डोसेज फॉर्म हमको पढ़ना है। ये डोसेज फॉर्म पढ़ने से पहले हमको साथ में एक्सिपिएंट भी मालूम होना चाहिए। जो फार्मास्यूटिकल एड पढ़े थे तो इनकी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। सबसे पहले बात करें डोसेज फॉर्म है क्या, तो ड्रग जिस रूप में मार्केट में रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डोसेज फॉर्म कहते हैं। दूसरी लैंग्वेज में बोला, आप कोई भी टैबलेट के थ्रू इंजेक्शन उसमें क्या डालो, एक तो डालोगे ड्रग, दूसरा क्या डालोगे, एक्सिपिएंट। तो ड्रग और एक्सिपिएंट के कॉम्बिनेशन को डोसेज फॉर्म कहते हैं। कितने प्रकार के सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड। सॉलिड में टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर। लिक्विड भी 2, मोनोफेसिक जिसमें सारी दवाइयां मिक्स हो जाए, बाइफेसिक में 2 मिक्स दिख रहे पर मिक्स नहीं है। इमल्शन ऑयल और वाटर का मिक्सचर, सस्पेंशन सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर। अब मोनोफेसिक में भी पीने वाले और बाहर लगाने वाले। पीते क्या हम, लगाते क्या है, लिनिमेंट, लोशन, गार्गल। पीते क्या है, सिरप, एलिक्सर, लिंटस। फिर आता है सेमी सॉलिड, ऑइंटमेंट, क्रीम वगैरह। अब डोसेज फॉर्म के
ऑब्जेक्टिव क्या है, डोसेज फॉर्म क्यों बना है, ऐसे ही पाउडर दे देते हैं। तो एक्यूरेसी ऑफ ड्रग, एक्यूरेसी के लिए तो यूनिट डोज बना दे। आप टेबलेट खाओगे तो एक ही खाओगे 5 mg की, ऐसा थोड़ी कि 5.5 5.25 खा लोगे, कम खा लो। इंजेक्शन एक ही लगाओगे, कैप्सूल हो गया, ये यूनिट डोज है। कभी भी बीपी कम करने का, ब्लड पतला करने का सिरप नहीं आता, थोड़ा ज्यादा पिले कम पिलेगा तो मर जाए, नुकसान हो जाए। तो डोज की एक्यूरेसी के लिए यूनिट डोज बना दिए। फिर अनकॉन्शियस पेशेंट है, जल्दी असर करने के लिए क्या बना दिए, इंजेक्शन बना दिए। जो दवाइयां कड़वी थी उनके ऊपर कोटिंग कर दी, कैप्सूल में बंद कर दी। जो दवाई एसिड में डिग्रेड हो जाए उसके लिए एंट्री कोटेड टेबलेट बना देती है। डोसेज फॉर्म के ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस एप्लीकेशन कहलाते हैं। अब एक एक डोसेज फॉर्म को पढ़ना है। यहाँ पर सबसे पहले आता है टेबलेट। टेबलेट क्या है, सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म है, सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म, ठीक है। एक है ना सॉलिड होता है एक बार में खाने के लिए, विद और विदाउट डाइल्यूएंट। डाइल्यूएंट बहुत सारे हो सकते हैं उसमें, नहीं तो नहीं भी हो सकता डाइल्यूएंट। और एक या एक से ज्यादा ड्रग भी हो सकती है। एडवांटेज क्या, अलग अलग लाइन में सस्ता होता है, स्टेबल है, लिक्विड चीज जल्दी खराब होती है, सॉलिड खराब नहीं होती, इजी टू हैंडल, सेल्फ मेडिकेशन, रोज रोज डॉक्टर की जरूरत नहीं, हम खुद रोज ले सकते हैं, पर इंजेक्शन रोज डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। एक्यूरेसी ऑफ डोज, आप एक ही टेबलेट खाओगे, 1.5 टेबलेट 1.25 टेबलेट है, थोड़ी कम टेबलेट नहीं खा पाओगे। कैप्सूल भी एक ही खाओगे, थोड़ा सा ज्यादा, पर सिरप में क्या होगा 5 की जगह थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम हो जाता है। विड्रॉल पॉसिबल, गलत टेबलेट खा लिया, इमेसिस उल्टी करा बाहर आ जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है, बेहोश आदमी के काम का नहीं, उसके मुंह में रख दो नहीं निकलेगा वो। बल्कि ड्रग जिनका डोज बहुत ज्यादा होता है उनके काम की टेबलेट नहीं है, देर से असर करते, इंजेक्शन जल्दी असर करते, टेबलेट खाएंगे ब्रेक डाउन होगी, मतलब डिसइंटीग्रेट होगी, फिर डिसॉल्व होगी, फिर एब्जॉर्ब होगी, फिर असर करे, टाइम लगता है इसमें। टेबलेट कितने प्रकार की थी, निगलने वाली, आप पैरासिटामोल की टेबलेट वगैरह सब निगलने वाली है। फिर यूरिन ओरल कैविटी, मुंह में रखने वाली, लॉजेंजेस विक्स की गोली आ जाएगी। फिर एडमिनिस्टर्ड बाय अदर रूट, जैसे वेजाइनल टेबलेट हो गई, सपोजिटरी यहाँ रखने वाली, और टेबलेट यूज्ड टू प्रिपेयर सॉलिड, जैसे डिस्प्रिन हो गया, उसको पानी में डालना है फिर पीना है बोल के। फिर एंटरिक कोटेड टेबलेट किसको बोलते हैं, ऐसी टेबलेट जो जनरली हम कोई भी टेबलेट खाते हैं तो वो स्टोमक में जाकर टूट जाती है, बट एंटरिक कोटेड टेबलेट क्या होती है, जिसके ऊपर एक कोटिंग होती है एंटरिक कोटेड पॉलीमर की, उसका नाम हो गया CFP, याद रख लो, कैल्कुलो एसिडेट थैलेट, है ना, पी साइलेंट इसमें। ये ऐसा पॉलीमर है जो एसिड में डिसॉल्व नहीं होता, जैसे टेबलेट इंटेस्टाइन में जाएगी पॉलीमर खुल जाएगा, टेबलेट के टुकड़े हो जाएंगे। तो एंटरिक कोटेड टेबलेट किसको बोलते हैं, टाइप ऑफ टेबलेट विद डिसइंटीग्रेट इन इंटेस्टाइन, ठीक है, कोटेड विद या कवर्ड विद एंटरिक कोटेड पॉलीमर, और इसका जो डीटी होता है कितनी देर में घुलता है, वो लेस देन 1 आवर में टूट जाता है। एग्जांपल आपने इकोस्प्रिन देखा है ब्लड पतला करने का, 75 mg 100-150 mg, रोज रोज खाएंगे छाले हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे, ऐसा करते हैं। अब टेबलेट बनाने के लिए हमको क्या क्या लगता है, उसको बोलते हैं एक्सिपिएंट यूज्ड इन टेबलेट। पहले आते क्यों डालते हैं, क्या डालते हैं, क्यों डालते हैं, क्या डालते, डायलेंट क्यों डालते हैं, साइज को बढ़ाने के लिए। ये ड्रग का डोज कम होता है, पोटेंट बोलते हैं, 2 mg की टेबलेट, चीटी के बराबर तो बढ़ा नहीं सकते, उसमें स्टार्च मिला तो बड़ी हो गई वो, तो बल्कनेस को या साइज को बढ़ाने क्या डालते हैं, स्टार्च, लैक्टोज, सुक्रोज एक्सेट्रा। ग्रेनुलेटिंग एजेंट, हम पाउडर को वहां अपर में नहीं भर सकते, पहले ग्रेन्यूल बनाना पड़ता है, तो जो पाउडर को ग्रेन्यूल में कन्वर्ट करे उसको क्या बोलते हैं, ग्रेनुलेटिंग एजेंट। वाटर, अल्कोहल वगैरह सब डालते हैं, ट्रेगा के। फिर आता है बाइंडर, आप ग्रेन्यूल तो बना लिए पर वापस सूख जाएंगे एफडीटी के अंदर डालेंगे तो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर में, तो वापस टूटे नहीं, जो ग्रेन्यूल को मजबूती दे उसको क्या बोलते हैं हम, बाइंडर। फिर जो टेबलेट को टूटने में मदद करे उसको क्या बोलते हैं हम, डिसइंटीग्रेटेड स्टार्च। फिर जो इतनी भी फास्ट डिसॉल्विंग टेबलेट डिस्प्रिन वगैरह, उसमें क्या होगा, सोडियम बायोसिट्रिक एसिड, ये गैस निकाल दे, जल्दी टूट जाए, टेबलेट को टूटने में मदद करे। लुब्रिकेंट किसको बोलते हैं, तो ये ग्रेन्यूल जब इसमें अपर में भरे तो जो एक में थोड़ा सा फिसलन या चिकनाई पैदा करते, जो फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ा देता, टेल्कम पाउडर वगैरह मिला दो। फिर कलर, फ्लेवर, स्वीटनर, आप जानते ही हो। ये एक्सिपिएंट, एडिटिव्स या एडिटिव्स या एड्स यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ टेबलेट। अब टेबलेट तो बना ली कोई कंपनी ने, बनाने के बाद डायरेक्ट नहीं बेचेगी उसको, पहले टेस्ट करेगी, उसको बोलते हैं इवैल्यूएशन ऑफ टेबलेट। कौन कौन सी इवैल्यूएशन, सबसे पहले देखते हैं हर टेबलेट के अंदर दवाई बराबर होना चाहिए, कितनी होना चाहिए, तो फार्माकोपिया लिमिट में बहुत अच्छे से समझाते थे, किसको याद हो, उसमें लिखा रहेगा अलग अलग ड्रग के साथ में। जैसे पैरासिटामोल टेबलेट में लिखा है 95 से लेकर 105% तक ड्रग हो सकती है। फिर 20 टेबलेट लेंगे, उनको पीसेंगे, फिर ड्रग देखेंगे, यदि उस रेंज में आ रही है तो पास, इस रेंज से बाहर है तो वो सही नहीं है। फिर आता है वेट, सारी टेबलेट का वजन एक जैसा होना चाहिए, तो किसी टेबलेट का एवरेज वेट 80 mg से कम है, इसमें 10% वेरिएशन चलेगा वेट में, क्योंकि एकदम एक्यूरेट वेट तो नहीं हो सकता। 80 और 250 के बीच में तो आईपी के हिसाब से ना, एज पर आईपी 7.5% वेरिएशन चलेगा, 250 ज्यादा तो 5% वेरिएशन चलेगा। इससे ज्यादा वेरिएशन आ रहा फिर वो बेच अच्छी नहीं है, क्योंकि डोज ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो कम हो जाएगा। डिसइंटीग्रेशन टेबलेट तो बना दी, ज्यादा हार्ड बन गए, पता चले पेट में टूटी नहीं, तो हम खाए तो समय पे टूटना भी चाहिए, तभी तो असर कर पाएगी वो, उसको डिसइंटीग्रेशन टेस्ट बोलते हैं। इसके लिए डिसइंटीग्रेटर अपैरेटस है, मैंने आपको डायग्राम बताया था उधर, ठीक है, एक बास्केट
हमने लिया है ना, इसके अंदर हमने HCl या पानी भर दिया हमने, पेट में भी HCl होता है, इसका टेम्परेचर 37 ± 2 डिग्री, हमारा शरीर का टेम्परेचर है ये। एक बास्केट, उसमें 6 ट्यूब होती है, उसमें होल होते हैं छोटे, इसमें 6 टेबलेट डालो, फिर इसको अप डाउन करो, ऊपर नीचे, तो पहले टूट के नीचे गिर गई, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी, जितनी देर में सारी टेबलेट बैकग्राउंड हो जाएगी वो उसका DT कहलाता है। जो अनकोटेड टेबलेट होता है कितनी देर में टूटना चाहिए, 15 मिनट में। एंटरिक कोटेड कितनी देर में, 1 घंटे में टूटे। डिजोल्यूशन, अभी तो टूटी है वो, मतलब टेबलेट के अभी क्या हुए, टुकड़े हुए, अब ये पूरी डिजॉल्व हो जाए, उसको क्या बोलते हैं हम, डिजोल्यूशन बोलते हैं। फिर फ्रायबिलिटी, टेबलेट की सरफेस, हमने टेबलेट निकाल के खा गए, खाने के बाद पता चला कि थोड़ा सा पाउडर तो इसमें रह ही गया, पता चले 100 mg पाउडर यहीं रह गया, तो टेबलेट अच्छी है क्या, खराब है। तो ये सरफेस के टेबलेट से पार्टिकल बिखर गए, इसको बोलते हैं फ्रायबिलिटी, ठीक है। तो फ्रायबिलिटी पता करने के लिए एक रोचे फ्रायबिलिटी इंस्ट्रूमेंट होता है, आपको यदि याद आ रहा होगा, ऐसा ड्रम होता है, इसमें हम 20 टेबलेट रख देते, ऊपर जाती फिर गिरती है, 6 इंच के हेड से गिरती है, 4 मिनट में रोटेट करते, कितनी स्पीड में, 25 RPM, 1 मिनट में 25 बार घूमेगा, ठीक है। तो ये स्पीड रखना है, फिर टेबलेट अंदर रखी, फिर वापस निकाली, फिर वजन में जो लॉस हुआ है वो कितना होना चाहिए, 1% से कम। ये लिमिट सबकी याद रखना है, कौन से इंस्ट्रूमेंट से चेक करते हैं और उसकी कितनी लिमिट होना चाहिए। और हार्डनेस, ज्यादा हार्ड हो गई तो टूटेगी नहीं, ज्यादा सॉफ्ट है तो ट्रांसपोर्ट में हैंडलिंग में टूट जाएगी। तो हार्डनेस किससे मापते हैं, मोनसेंटो और फाइजर से। फिर टेबलेट बनाने की 3 मेथड होती है, डायरेक्ट कंप्रेशन, वेट ग्रेन्युलेशन और ड्राई ग्रेन्युलेशन, ठीक है। ड्राई ग्रेन्युलेशन और वेट ग्रेन्युलेशन, नमी पानी मिला के ग्रेन्युल बनाएंगे तो वेट ग्रेन्युलेशन, बिना पानी के ग्रेन्युल बनाएंगे तो ड्राई ग्रेन्युलेशन, ठीक है। जस्ट नाम इसमें याद रखना। फिर आता है टेबलेट के डिफेक्ट, टेबलेट में क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो केपिंग, टेबलेट का टॉप या बॉटम थोड़ा सा खिसक जाता है। लेमिनेशन, टेबलेट 2 लेयर में बढ़ जाते हैं। चिपिंग, टेबलेट के जो होते एज ब्रेक हो जाते हैं, ऐसे बन के टेबलेट इस साइड से टूट गई हो। तो डाई और पंच की सेटिंग में गड़बड़ है। पिकिंग एंड स्टिकिंग, यदि पंच उठा के ले गया पाउडर थोड़ा सा, है ना, पंच ऊपर से आया, ये नीचे का पंच और थोड़ा सा पाउडर यहाँ पर क्या हो गया, इधर हो गया, उसको बोलते पिकिंग। यदि डाई में पाउडर चिपका रह गया, टेबलेट ऐसी बनी, यहाँ का पाउडर कहाँ रह गया, डाई के अंदर रह गया, तो उसको क्या बोल देंगे हम, स्टिकिंग। स्टिक करना मतलब चिपक जाना, पिक करना मतलब उठा ले जाना। मोटलिंग, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर, टेबलेट के ऊपर कलर बराबर नहीं है, कि डार्क दिख रहा है कि लाइट दिख रहा है, तो भाई कलर अच्छे नहीं उसमें। डबल इंप्रेशन, हमने टेबलेट बनाया, उस पे पी बनना था, तो पंच ने पंच किया, निकलते समय डबल से पंच कर गया, तो और एक पी बन गया साइड में, इसको बोलते हैं डबल इंप्रेशन। वेट वेरिएशन, यदि टेबलेट का फ्लो प्रॉपर्टी अच्छा नहीं है, नीचे बराबर ग्रेन्यूल नहीं गिर रहा है, ग्रेन्यूल्स का फ्लो प्रॉपर्टी अच्छा नहीं, तो कोई टेबलेट छोटी बन गई, कोई बड़ी बन गई, फिर छोटी बन गई। वेट में लिमिट से ज्यादा अंतर आ गया, उसको क्या बोलते हैं, वेट वेरिएशन। और हार्डनेस वेरिएशन, ये मल्टीपल रोटेटरी मशीन होती है, बहुत सारी टेबलेट एक साथ बनती है, कोई पंच का प्रेशर ज्यादा है, कोई पंच का प्रेशर कम है, तो कोई टेबलेट हार्ड बन रही है, कुछ अच्छी है, कुछ सॉफ्ट बन रही है, इसको बोलते हैं हार्डनेस होती है। इतने वैक का डिफेक्ट होता है। शुगर कोटिंग क्या होती है, टेबलेट के ऊपर शुगर की कोटिंग कर दे, इससे उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, ऑक्सीडेशन से वो बच जाती है, ऑक्सीडेशन से बचती है, ठीक है। तो उसकी कुछ स्टेप होती है, सबसे पहले कोर, जिसके ऊपर कोट करना है उसके ऊपर एक कवर चढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो कोटिंग करेंगे तो सॉल्वेंट अंदर घुसेगा, टूट जाएगा। फिर उसका सब कोटिंग, सिरप का, पाउडर का, सिरप के पाउडर के हम 3-4 स्प्रे करते हैं, उसका वजन 50 to 100% बढ़। फिर स्मूथिंग में केवल सिरप का स्प्रे, कलर कोटिंग में सिरप और कलर का स्प्रे, पॉलिशिंग मतलब वैक्स का कवर चढ़ाता है, लास्ट में प्रिंटिंग हो जाती है। इसकी स्टेप्स ध्यान रखना। अगला आता है कैप्सूल। कैप्सूल क्या है, सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म, मेडिकामेंट्स आर इनक्लोज्ड इन जिलेटिन सेल, दवाई जो होता है जिलेटिन सेल के अंदर बंद रहती है, उसका कवर जिलेटिन का है। जिलेटिन प्लांट और एनिमल दोनों सोर्स से मिलता है। कैप्सूल के क्या फायदे, जो टेबलेट के आधे तो सेम लिखना है, यहाँ से देखोगे आप तो टेबलेट में पढ़ा ना, सस्ता है, स्टेबल है, जल्दी खराब नहीं होता, सेल्फ मेडिकेशन, विड्रॉल वाले ड्रॉप। और एक फायदा क्या है, जो कड़वी दवाइयां होती है उनको भी हम कैप्सूल में बंद कर सकते हैं, टेस्ट पता ही नहीं चलेगा, और इसका अपीयरेंस भी अट्रैक्टिव अच्छा दिखता है थोड़ा सा। ड्रॉबैक भी वही सेम, पहले तो ये भी बेहोश आदमी के काम का नहीं है, ठीक है, देर से असर करता है। हाइग्रोस्कोपिक ड्रग इसमें नहीं भर सकता। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है यदि हमने ड्रग इसमें भर दी है और ये जो दवाई है ये नमी को सोख लेगी कैप्सूल के कवर से, तो कैप्सूल का जो कवर है वो ब्रिटल हो जाएगा, टूट जाएगा। और कैप्सूल जब पेट में जाकर टूटता है तो सारी दवाई एक ही जगह लोड करता है, छाले होने के चांसेस रहते हैं। 2 प्रकार के, हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन। एक दूसरा वीडियो जिसमें सारे डिफरेंस मैंने 7-8 समझा, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर इसका डिफरेंस मिल जाए। सिरप क्या होता है, मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, शुगर का सॉल्यूशन। इंडियन फार्माकोपिया कहते हैं कितना सुक्रोज होना चाहिए, 66.7% वेट बाय वेट, शुगर और पानी दोनों को तोलना है, वजन करना है। यूएसपी वेट बाय वॉल्यूम 85%। 2 प्रकार, मेडिकेटेड और फ्लेवर्ड। मेडिकेटेड मतलब दवाई भी होगी, अब सिरप जरूरी नहीं, सर्दी खांसी की, ये सर्दी खांसी की भी हो सकती है, एंटीबायोटिक भी हो सकती है, मल्टीविटामिन भी हो सकती है, जैसी दवाई डालोगे वैसा सिरप। एलर्जी का एलिक्सर क्या होता है, ये भी मीठे होते हैं पर हाइड्रो अल्कोहल, इसमें अल्कोहल भी होता है, ठीक है। सिरप और एलिक्सर दोनों की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है।
बट फिर भी एलिक्सर जो होता है ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सीरम। इमल्सन ऑयल और वाटर का मिक्सचर है। बहुत सारी दवाएं ऑयली नेचर की होती है, पानी में नहीं मिलेगी तो कंपनी क्या करती है, ऑयल और वाटर को मिला देती है बाय यूजिंग इमल्सिफाइंग एजेंट, जो दोनों में दोस्ती करवा दे। ठीक है, दो प्रकार के, ऑयल इन वाटर, इसको इन पढ़ो तो ज्यादा क्या, पानी। अब सबसे अच्छा एग्जांपल है मिल्क, दूध है ना, घी निकलता है उसमें, तो ऑयल इन वाटर। दूसरा आ गया कोल्ड क्रीम, ये वाटर इन ऑयल, इसमें ऑयल क्या है, ज्यादा है। जितने भी वाटर इन ऑयल इमल्सन होते हैं ये हमेशा एक्सटर्नल पर्पस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, बाहर लगाते इसको पीते नहीं। पीने वाले जितने भी होते हैं कैसे होना चाहिए, उसमें पानी ज्यादा होना चाहिए, ऑयल इन वाटर। और याद रखने के लिए क्या याद रखो, दूध पीते हैं, ठीक है, क्रीम नहीं पी रहे, क्रीम को लगा रहे, ऐसे याद कर लेना। अब दोनों में दोस्ती कराना हमको क्या लगेगा, जो ऑयल और वाटर के बीच में जो दूरी है उसको कम कर नजदीक क्या लाए, उसको मिला के रखे, क्या अकेसिया, जितना स्टार्च, मिथाइलसेलुलोज वगैरह, बिस्मैक, ये सब इमल्सिफाइंग एजेंट है। वो भी वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर टाइप के होते हैं, बाद में डिटेल में समझा दूंगा मैं। अब एक आपको मैंने ऑयल और वाटर मिला के दे दी, आप बताओ ये कौन सा है, आपको तो नहीं पता, तो कैसे पता लगाओगे, तो चार टेस्ट है, नाम याद रखना, डाइल्यूशन टेस्ट, डाई टेस्ट, कंडक्टिव, फ्लो टेस्ट। पहले याद रखो डाइल्यूशन टेस्ट, दूध में पानी मिला मिल जाता है, मिल जाता है ना, क्यों मिल जाता है, क्योंकि उसमें पहले से पानी ज्यादा था। यदि पानी मिलाने पर मिल गया मतलब इट मींस इट्स ऑयल इन वाटर। दूध के अंदर तेल डालो, तैरने लगेगा, मतलब उसमें तेल कम है, इसलिए सेपरेट है आगे से। तो यदि इमल्सन वाटर से डाइल्यूट हो रहा है मतलब वाटर ज्यादा, वाटर से डाइल्यूट नहीं हो रहा, बोरो प्लस क्रीम में पानी डालो, क्रीम ऊपर आ जाएगी, नहीं मिलेगी, मतलब उसमें ऑयल ज्यादा था। ठीक है सर। कंडक्टिविटी, जो वाटर होता है गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट पास हो रही मतलब पानी ज्यादा, लाइट पास नहीं हो रही तो पानी कम, करंट पास नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। बनाने के चार मेथड है, ड्राई गम मेथड, वेट गम मेथड और बॉटल मेथड इमल्सन बनाने की। ठीक है, ड्राई गम इमल्सन बनाना है मतलब क्या क्या लगेगा, ऑयल, वाटर और गम। गम मतलब इमल्सिफाइंग एजेंट। अब इन तीनों को मिलाना, इसको मिलाने के चार तरीके। घर में सब्जी बनाते हैं, सब्जी में धनिया, जीरा, अजवाइन सब बराबर डालते हैं हम, पर कोई मिर्ची को पानी में घोल के डालता है, कोई ऐसे डाल देता है, टेस्ट में फर्क पड़ जाता है, मिक्सिंग में फर्क पड़ता है, बस यहाँ पर वही है। ड्राई गम, मोटर पिस्टल के अंदर हमको ऑयल पहले लेना है, फिर उसके अंदर गम डालना है, इसको ट्राइचूरेट करो, वाटर बाद में डालो, फिर इसको ट्राइचूरेट करो, इमल्सन बन गया। मतलब ड्राई गम, गम और वाटर ऑयल पहले लेना है। वेट गम में क्या करते हैं, गम और वाटर पहले लेना है, इसको ट्राइचूरेट करना है, फिर इसके अंदर क्या डालना, ऑयल डालना है, फिर ट्राइचूरेट करना है। ये वेट, वेट मतलब नमी, तो गम और पानी पहले लिया, यहाँ पर गम और ऑयल पहले लिया, ड्राई मतलब सूखा, पानी बाद में डालना है। बॉटल में, एक ही बॉटल में तीनों को मिला और अच्छे से शेक कर लो। और आदर सिल्वर मिक्सचर, होमोलाइजर, कोलाइडल मिल्क मशीनें होती है, इसके थ्रू बनाया जाता है। इमल्सन के तीन टाइप की समस्याएं, रखे रखे खराबियां है। क्रैकिंग, क्रैकिंग में क्या है, इमल्सन में गुच्छे बन जाते हैं ऐसे, ठीक है, जैसे दही फट, दूध फट जाता है ना ऐसा। फेज इन्वर्जन, हमने बनाया था ऑयल इन वाटर, रखे रखे क्या हो गया, वो वाटर इन ऑयल हो गया, इसको फेज का बदल जाना। और क्रीमिंग, क्रीमिंग मतलब देखो दूध को गर्म करो तो क्या होता है, मतलब घी ऊपर आ गया, मतलब तेल ऐसा, लिपिड ऊपर आ गया तो ऑयल ऊपर हो गया, अलग हो गया वाटर, इसको क्रीमिंग या फेज सेपरेशन बोलते हैं। इसके लिए एक रूल है या लॉ है, उसको स्टॉक लॉ, वी रेट ऑफ क्रीमिंग इक्वल टू 2r स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी टू जी अपॉन 9 ईटा। 9 ईटा, ईटा उल्टा है तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाय ईटा, जितना ज्यादा इमल्सन उतना देर से सेपरेट होगा। फिर r स्क्वायर मतलब रेडियस होता है, ग्लोब्यूल साइज, हमने इमल्सन को अच्छे से मिक्स नहीं किया तो ग्लोब्यूल बढ़े, ग्लोब्यूल बढ़े तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, जल्दी सेपरेट हो जाएगा। d1 माइनस d2 जो होता है वो डेंसिटी में डिफरेंस होता है वाटर और ऑयल में, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना जल्दी सेपरेट होगा, और डिफरेंस कम है तो सेपरेट नहीं होगा। ठीक है, बाकी उस लेक्चर में देखना, ज्यादा परेशान नहीं होना। डिप्लोमा में डिप्लोमा जैसा पढ़ना, डिग्री में डिग्री जैसा पढ़ना, और जो डिप्लोमा वाले अच्छे बच्चे और अच्छा पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा अपना लेवल के हिसाब से देखना। सस्पेंशन क्या है, सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर है। बहुत सारी दवाइयां जो होती है जो पानी में डिजॉल्व नहीं होती, तो पानी में वो मिली हुई रहती है, अब मिलेगी कैसे, तो नीचे बैठ जाएगी। तो सॉलिड, लिक्विड मतलब वाटर, अब मिल तो नहीं रहे, बैठ रही है नीचे, तो उसमें क्या मिला दे हमने, सस्पेंडिंग एजेंट मिला, जो तीनों में दोस्ती है, दोनों में दोस्ती है। जैसे इमल्सन बनाना तो ऑयल और वाटर दोस्ती, इमल्सिफाइंग एजेंट, जैसे यहाँ पर सस्पेंडिंग एजेंट डालना पड़ेगा। ठीक है, तो जो पार्टिकल साइज होता है कितना होता है, 0.5 से 5 माइक्रोन, याद रखना। तो बाइफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, सॉलिड का जो साइज, सॉलिड आर सस्पेंडेड इन लिक्विड, सॉलिड उसमें सस्पेंडेड, डिसॉल्व नहीं, मिला हुआ है विद द हेल्प ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट। क्या क्या लगता है हमको, सस्पेंडिंग एजेंट लगेगा, बाकी और क्या लगेंगे, रेट पढ़ के आए थे ना, सस्पेंशन बनाने में क्या लगेगा, सस्पेंडिंग एजेंट लगेगा, थिकनिंग एजेंट लगेगा, इसके अलावा वेटिंग एजेंट लगेगा, और
कलर, फ्लेवर, स्वीटनर जो भी आप डालना है, प्रिजर्वेटिव इंडेक्स सब डालना है बाद में। तो मेन क्या है, सस्पेंडिंग एजेंट। ठीक, सस्पेंडिंग एजेंट क्या करता है, नीचे बैठना नहीं देता, सॉलिड को नीचे जाने नहीं देगा, उसको गाढ़ा करके रखेगा, जैसे अकेसिया, ट्रेगाकाइन, अल्जीनेट वगैरह डालते हैं। ऑइंटमेंट क्या है, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में शरीर के ऊपर लगाते हैं इसको। ठीक है, अच्छा ऑइंटमेंट, आप ऑइंटमेंट देखो, ऑइंटमेंट बनाना है, आप देखो कोई भी ऑइंटमेंट लाते हो, मान लो 20 ग्राम का ऑइंटमेंट है, ड्रग 20 ग्राम, इसमें क्या ड्रग कितनी है, 2 ग्राम, 2.5 ग्राम बहुत हो गई, 2 ग्राम ड्रग हो गई तो 18 ग्राम क्या हो जाएगा, बेस होता है ना। जैसे सॉलिड में चलता है डाइल्यूएंट, लिक्विड में आप कोई सिरप वो लेके आओगे अब इंजेक्शन, तो उसमें पानी ऑयल, वो व्हीकल कहलाता है, और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन में उसको क्या कहते हैं, बेस। सपोजिटरी में ड्रग कम होती बाकी का बेस होता है, ऑइंटमेंट में ड्रग कम होती बाकी का बेस है। ठीक है, क्रीम में बहुत सारा बेस है तो बेस। ठीक है, तो बेस क्या है, बेस एक्ट एज ए कैरियर फॉर ड्रग इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट बनाने के लिए। तो एक अच्छा बेस कैसा होना चाहिए, पहले वो इनर्ट हो, केमिकल रिएक्शन नहीं करे, ऑर्डरलेस, स्मूथ हो, उसकी स्मेल आएगी तो ऑइंटमेंट नहीं लगाएगा। इसमें स्प्रेडेबिलिटी अच्छी, स्टेबल हो, रखे रखे खराब नहीं हो जाए, कंपैटिबल विद स्किन, कंपैटिबल विद ड्रग, ड्रग से रिएक्शन नहीं करे, स्किन पे इरिटेशन नहीं करे, जलन नहीं करे, होना चाहिए सब, आइडियल कैरेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, फिर नॉन टॉक्सिक, नॉन इरिटेंट ऐसा लिखना है हमको। कौन कौन से बेस, तो ऑयली बेस है, ओलियोजिनस बेस तो लिक्विड पैराफिन होते हैं, सॉफ्ट पैराफिन, हार्ड पैराफिन, ये सब यूज करते हैं जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से मिलता है, ग्रीस वगैरह, वो भी सॉफ्ट पैराफिन 2 टाइप का, व्हाइट वाला और येलो वाला। नेचुरल कौन सा होता है, येलो वाला, येलो से व्हाइट बनाते हैं ब्लीचिंग करके, और व्हाइट वाला कभी भी आंखों में यूज नहीं करते क्योंकि उसके अंदर ब्लीचिंग एजेंट रह जाता है, आंख में जलन करेगा। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन बेस, जो पानी को सोख के फूल जाएंगे, आपने देखा हलवा, आटा सेक लिया, पानी मिला दिया, फूल गया ना वो, तो उल्फेट है ना, बीसवेक, उल एल्कोहल, ये क्या होते हैं, ये है सॉलिड पाउडर, बट इसके अंदर जैसे पानी मिलाओगे ड्रग घोल के, तो पानी को क्या करें, अपने सोख के क्या है, सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी देंगे। फिर इमल्सिफाइंग बेस, इसके अलावा वाटर सॉल्युबल, जो पानी में घुल के पानी को गाढ़ा करते हैं, कार्बोवेक्स या पीजी बोलते हैं, पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल, जेलेटिन वगैरह डालते हैं। जेलीज क्या होती है, ट्रांसपेरेंट, नॉन ग्रीसी, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, या तो आर पार हो गया, अर्ध पारगम्य हो गया, पारगम्य, चिपचिपी नहीं होती, नॉन ग्रीसी, सेमी सॉलिड जरूरी है पर चिपचिपी नहीं है, एक्स्ट्रा प्रिपरेशन है। जेल बनाने के लिए क्या लगेगा, जेलिंग एजेंट, जो पानी को गाढ़ा कर दे, जेल लाइक कंसिस्टेंसी, तो अपना ट्रेगाकेन, सोडियम अल्जीनेट वगैरह डालते हैं। जेल भी अलग, मेडिकेटेड फास्फोलिक जेल हो गई, आरडेक्स जेल हो गई, इसमें दवाई डाली हुई, लोकल एनास्थेटिक है, स्पम को मारने वाली क्रीम हो गई, लुब्रिकेटिंग, जो स्केल चिकनाई करेगी पर मेडिसिन नहीं होती, तो ये बॉडी में कुछ कैथेटर डालना है, सोनोग्राफी करवाए, कुछ करे, क्या करते हैं, जेल लगा देते हो। ठीक है, और मिसलिनियस जेल, पेज टेस्टिंग, ईसीजी वगैरह कराते हैं ना, उसमें लगाते हैं जेल। ये सपोजिटरी सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में बॉडी क्वालिटी में इंसर्ट करते हैं, वहीं जाकर डिसॉल्व होती है और क्या करती है, दवाई रिलीज कर देती है। आपने पेट साफ करवाने के लिए किसी को देखा हो ना, उसको क्या लगा देते हैं, इनेमा भी लगाते हैं, सपोजिटरी भी, सपोजिटरी की बात कर रहा हूं मैं, तो इसको थोड़ा सा लुब्रिकेट करके क्या कर दिया, लगा दिया, यहाँ डिसॉल्व हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, पेट साफ करवा, इसको सपोजिटरी बोलते हैं। और फीमेल्स के लिए रखने वाली सपोजिटरी भी आती है, प्रोजेस्टेरॉन की हो गई, एंटीसेप्टिक हो गई, ये मिसकैरेज को रोकने के लिए दिया, तो वेजाइनल सपोजिटरी को परसेसरीज बोलते हैं, बाकी सबको नहीं कहते। रेक्टल सपोजिटरी पेट साफ कर, नेजल यूरेथ्रल सपोजिटरी। अब सपोजिटरी बनाने के लिए भी क्या लगेगा, बेस लगेगा। मैंने बोला इतनी बड़ी सपोजिटरी मान लो 2 ग्राम की, 2 ग्राम ड्रग नहीं है, बाकी बेस है। अच्छा बेस कैसा होना चाहिए, अभी ऊपर पड़ गया, नॉन टॉक्सिक, नॉन इरिटेंट, कंपैटिबल विद ड्रग, ऐसे लिखना है। तो सबसे ज्यादा यूज होता है कोका बटर, ये खास करके रेक्टल सपोजिटरी में ज्यादा होता है, इसको वेजाइनल सपोजिटरी में यूज नहीं करते क्योंकि वहां पर मेल्ट होकर वापस लीक आउट हो जाता है। वेजाइनल सपोजिटरी में बाकी के दूसरे बेस यूज करते हैं, तो थियोब्रोमाइल या कोका बटर। ठीक है, फिर हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल हो गए, ऑयल के अंदर थोड़ा सा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, जो डालडा घी जैसा हो जाता है सेमी सॉलिड, उसको हाइड्रोजनेटेड ऑयल बोलते हैं, वनस्पति घी बोलते हैं ना, ऐसा। फिर ग्लिसरोजिलेटिन बेस, ग्लिसरोजिलेटिन का मिक्सर, सॉफ्ट ग्लिसरीन का मिश्रण मेसोकॉल रिसेप्टर यूज करता है। ठीक है, पाउडर क्या है, सॉलिड डोसेज फॉर्म सबसे पुराना है, कन्वीनिएंट है, डोज एडजस्ट कर सकते हैं, सेल्फ एडमिशन, ये फायदे हैं इसके। पाउडर में डोज की एक्यूरेसी नहीं है, पहला ड्रॉबैक है, अनकॉन्शियस पेशेंट को नहीं दे सकते। एक्स्ट्रा पाउडर जैसे डस्टिंग पाउडर, खाने वाले पाउडर जैसे ट्रिपला चूर्ण हो गया। बनाने के तो मतलब टाइप है सिंपल, जिसमें एक ही ड्रग हो, कंपाउंड मतलब 2 या 3 ड्रग हो। डस्टिंग पाउडर जो बॉडी के ऊपर इफरवेसेंट, इनो हो गया, जो इफरवेसेंट है, इनसप्लेशंस, जिनको ट्यूब के थ्रू क्या करेगा, नाक में इधर उधर के डाला जाता है। मिक्सिंग के लिए कुछ टेक्निक्स होती है, स्पेचुलेशन, ये लैब स्केल प्रोसेस है दोनों। चम्मच से 2-4 पाउडर को पेपर पे लेकर मिला दिया, ट्राइचुरेशन मोटर क्रिस्टल में लेकर मिला दिया, जियोमेट्रिक डाइल्यूशन और शिफ्टिंग। स्टेराइल डोसेज, स्टेराइल प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, जिसके अंदर माइक्रोब नहीं होता। ऑप्थेल्मिक मतलब आंख में डालने वाले प्रोडक्ट, और पेरेंटल इंजेक्टेबल। एक अच्छा ऑप्थेल्मिक ये कैसा होना चाहिए, ध्यान सुनना,
एक अच्छा ड्रॉप, अच्छा इंजेक्शन कैसा होना चाहिए, इट शुड बी स्टेराइल, उसके अंदर कोई माइक्रो नहीं हो। आइसोटोनिक हो, ब्लड के बराबर है, आंसू के बराबर, उसके ऑस्मोटिक प्रेशर हो, मतलब उसके बराबर गाढ़ा हो। फ्री फ्रॉम पायरोजन, उसमें कोई मरा बैक्टीरिया बैक्टीरियल टॉक्सिन नहीं हो। फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, कोई सॉलिड पार्टिकल नहीं हो। आई ड्रॉप डालो, उसमें कचरा होगा, क्या होगा, आंख में जलन हो जाएगी। इंजेक्शन ऐसा लगा दो कि कैपिलरीज को ब्लॉक कर देगा। फिर पीएच कितना होना चाहिए, 7.1, ब्लड का पीएच भी, आंख का पीएच भी इतना है। फिजिकली केमिकल स्टेबल हो, प्योर हो, सबको अलग अलग लाइन में लिखो। एक अच्छा ड्रॉप ऐसा होना चाहिए, एक अच्छा इंजेक्शन ऐसा। अब इनको बनाने के लिए कुछ ना कुछ लगेगा। सबसे पहले क्या लगेगा, व्हीकल, ड्रग को घोलोगे कहीं में, लिक्विड प्रिपरेशन है ना, तो पानी में, तो वाटर सबसे बेस्ट व्हीकल, पर ड्रग पानी में नहीं घुलेगी तो बहुत सारे ऑयली इंजेक्शन भी आते हैं, और ऑयली इंजेक्शन लगाओगे तो दर्द करेगा। ऑयली इंजेक्शन जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं, रेंसिडिटी होती है उसमें, ठीक है। ड्रग कम घुले तो सॉल्युबलाइजिंग एजेंट। फिर एंटीऑक्सीडेंट पढ़ के हम ड्रग को केमिकल रिएक्शन से बचाए। कौन कौन से, ऑयल सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। ऑयल सॉल्युबल में BHA, BHT, विटामिन ई। वाटर सॉल्युबल में सोडियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट, विटामिन सी। बफरिंग एजेंट जो पीएच को मेंटेन करे। प्रिजर्वेटिव मतलब एंटीमाइक्रोबियल, भी पढ़ के अभी कौन कौन से पढ़ गया, बेंजोएल्कोनियम क्लोराइड, बेंजोथोनियम क्लोराइड है ना, बेंजाइल अल्कोहल, सोडियम में सब पढ़ के आया था उधर। टॉनिसिटी मेंटेनिंग में जो ड्रग सॉल्यूशन को गाढ़ा कर दे तो NaCl और डेक्स्ट्रोज डालते हैं। अब इंजेक्शन सही बना है गलत बना, उसको टेस्ट करने की 4 टेक्निक, स्टेरिलिटी टेस्टिंग, क्लैरिटी टेस्ट, लीकेज टेस्ट, पायरोजन टेस्ट। स्टेरिलिटी टेस्टिंग इसलिए करते हैं उसमें कोई जिंदा बैक्टीरिया तो नहीं रह गया, वैसे तो स्टेराइल किया जाए पर कंपनी फिर भी चेक करेगी इसको। तो 2 टेक्निक होती है, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड और डायरेक्ट रेगुलेशन। क्लैरिटी टेस्ट में कोई सॉलिड पार्टिकल तो नहीं रह गया, एक बार व्हाइट बैकग्राउंड एक बार ब्लैक बैकग्राउंड के सामने देख लेते हैं, कुछ कचरा हुआ तो दिख जाएगा। लीकेज टेस्ट, प्रॉपर एम्प्यूल सील हुआ है कि नहीं हुआ, तो उसको डाई के कलर में डुबाते हैं, फिर बाहर निकल धो के देखते हैं, लीकेज होगा तो कलर अंदर चले जाएगा। और पायरोजन, उसके अंदर कोई टॉक्सिन तो नहीं है। पायरोजन क्या होता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोब्स। यदि ये होगा इंजेक्शन में तो एलर्जी करेगा, बुखार आ जाएगा। तो 2 टेस्ट है, रेबिट टेस्ट और लाल टेस्ट। क्या प्रॉब्लम आती है पायरोजन से, बुखार आ जाता है, एलर्जी करता है। तो 6 हेल्दी रेबिट लेते हैं, उनके जेनस में थर्मामीटर लगा दिया, टेम्परेचर नोट कर, हमारे बराबर ही उनका भी 37 के आसपास। फिर उनको प्रोडक्ट इंजेक्ट किया, यदि उनमें से टेम्परेचर बढ़ गया मतलब पायरोजन है, नहीं बढ़ा तो नहीं है। लाल टेस्ट में हार्ट सुक्रेप, घोड़े की नाल जैसा केकड़ा होता है उसकी लिंप लेते लिक्विड, उसमें प्रोडक्ट मिला, थोड़ी देर रखा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, जेल बन गया तो पायरोजन था हमारा प्रोडक्ट, नहीं बना तो नहीं था। ऑप्थेल्मिक किसको बोलते हैं, जो आंख में डालते उसको ऑप्थेल्मिक बोलते हैं। इम्यूनिटी क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या बोलते हैं हम, इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी 2 प्रकार, नेचुरल और एक्वायर्ड। सोशल पर केमिस्ट्री दोनों पढ़ना हमको। नेचुरल में एज रेस, एज मतलब डिप्थेरिया बच्चों को होता है, हमको नहीं होता। येलो फीवर निग्रोस को नहीं होता। स्पेसीज टाइफाइड वगैरह हमको होता है, जानवरों को नहीं। इंडिविजुअल हर किसी की सर्दी खांसी लड़ने की क्षमता अलग है। एक्टिव और पैसिव, जब शरीर खुद एंटीबॉडी बनाए तो उसको हम एक्टिव कहते हैं, ठीक है। और जब किसी को बनी बनाई एंटीबॉडी ही कहीं से मिल जाए उसको बोलते हैं हम पैसिव। बनी बनाई एंटीबॉडी, माँ ने बच्चे को जन्म दिया तो उसको दे दिया, 1 महीने तक इन्फेक्शन कम होते हैं। फिर प्लाज्मा थेरेपी, एक इंसान को कोविड हुआ, उसका प्लाज्मा दूसरे को चढ़ा दिया तो इसको कोविड ठीक हो गया। फिर एक्टिव में क्या होता है, जब हम जाने अनजाने बीमार हो जाते, बैक्टीरिया वायरस खा लेते पी लेते तो हम बीमार होते, बीमार होने के बाद एंटीबॉडी बन जाती है। पर जानबूझ के हमने एंटीजन शरीर में डाला, उसको हम वैक्सीन कहते हैं। ये अलग अलग उसके टाइप्स हो गए, ठीक है। वैक्सीन थोड़ा सा पढ़ लो, है ना। तो BCG वैक्सीन, लाइव एटेन्यूएटेड। अब वैक्सीन में होता क्या है, वैक्सीन में या तो मरा हुआ बैक्टीरिया होगा, ठीक है, या फिर माइक्रोबियल, देखो या तो बैक्टीरिया होगा पर कैसा होगा, लाइव एटेन्यूएटेड, कमजोर, उसको लाइव एटेन्यूएटेड बोलते हैं। या फिर मरा हुआ बैक्टीरिया होगा, माइक्रोब होगा, जो भी बैक्टीरिया वायरस होगा, या फिर उसका टॉक्साइड होगा, उससे जो टॉक्सिन निकलता है उसमें फिटकरी फॉर्मेल्डिहाइड टॉक्साइड बन जाता है। ये सब एंटीजन का काम है। एंटीजन किसको बोलते हैं, जो शरीर में जाएगा, शरीर को एंटीबॉडी बनाने के लिए स्टिमुलेट करेगा, मजबूर करेगा, फिर बाद में बीमारी करने वाला भी आएगा तो एंटीबॉडीज को क्या कर देगी, खत्म कर देगी। तो बैक्टीरियल वैक्सीन, वायरल वैक्सीन, टॉक्साइड। पोलियो का भी लाइव एटेन्यूएटेड, पोलियो का वायरस पर कैसा है, एटेन्यूएटेड, कमजोर है, ठीक है। और डिप्थीरिया टिटनस का क्या लगाते हैं हम, टॉक्साइड लगाते हैं। फिर पेशियो इम्यूनाइजेशन, मतलब बीमारियों के ट्रीटमेंट में लगाते हैं, एंटीटॉक्सिन वगैरह और बीमारियों की जांच में। अब वैक्सीनेशन का एक शेड्यूल आता है। एक अच्छा वैक्सीन कैसा होना चाहिए, इम्यूनोजेनिक हो, इम्यूनिटी को बढ़ाए, साइड इफेक्ट कम से कम हो, ज्यादा दिन इम्यूनिटी को बढ़ाए, बार बार बूस्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़े, एक ही डोज में काम कर जाए, नॉन इंजेक्टेबल रूट। पोलियो का वैक्सीन सबसे अच्छा, 2 बूंद पिला दे, इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव है, सारी फील्ड कंडीशन पे स्टेबल हो, हमेशा फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं पड़े, ऐसा होना चाहिए। पर अभी नहीं आए सारे अलग बात है, पर 2-4 पॉइंट रख, क्या याद रखना हमको, साइड इफेक्ट कम से कम हो, एक ही डोज में काम कर जाए, नॉन इन्वेंसिव, इंजेक्शन वगैरह की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है, नेजल ओरल सबसे अच्छा, और सारे वेरिएंट पे काम करे और सस्ता भी हो। अब गवर्नमेंट ने यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला जिसमें वैक्सीन फ्री में कर दी। अब इसको समझना, अभी कभी याद हो जाएगा।
कब कब लगते हैं वैक्सीन? तो जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है जब से वैक्सीन शुरू हो जाते हैं, बच्चे के लिए और खुद के लिए। फिर बच्चा जब जन्म ले तो उसको इन्फेंट कहते हैं, छोटे बच्चे नवजात शिशु, और जब बड़ा हो जाए उसको चिल्ड्रंस कहते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा होगा, जिसकी शादी होगी उनको मालूम होगा कि TT1 TT2 लगता है, टीटी है ना, टिटनेस का वैक्सीन लगा कब? जैसे प्रेग्नेंट पता चला लगवा लो, उसके 4 हफ्ते के बाद TT2 लगा लो, ठीक है। अभी डोज और सब याद करा दूंगा, ध्यान देना। फिर बच्चा जन्म लिया तो उसको 3 वैक्सीन जन्म होते ही लग जाएंगे, BCG का, TB से बचाता है, हेपेटाइटिस का और पोलियो का, 3 वैक्सीन लगा दे शुरू से ही, ठीक है। अर्ली बर्थ है ना, जब बर्थ हुआ है उसका, ठीक है। फिर बाद में ओरल पोलियो के बूस्टर, पेंटावेलेंट, PCV, रोटावायरस, IPV, ये सब चलते जाते हैं, ठीक है। ये 6 से 14 महीने के बीच में कभी भी लगवा सकते हो। विटामिन E का डोज, अब जब बच्चा बड़ा हो गया तो DPT का बूस्टर, मिसल्स का, ओरल पोलियो का बूस्टर, विटामिन A, DPT बूस्टर लगते हैं। इनके सबके फुल फॉर्म है टिटनेस का वैक्सीन, BCG मतलब TB से बेसिलस कार्बोनेट गरीन, पोलियो का ओरल वैक्सीन, PC नोमोकोमल कंजुगेट वैक्सीन हो गया, इन्जेक्टेड पोलियो वैक्सीन हो गया, जापानीज इंसेफेलाइटिस, जहां फैलता वहीं लगता, सब जगह लगता, और डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस का कंबाइंड वैक्सीन, DPT बोलते हैं इसको। एक ही वैक्सीन है तीनों, और MMR, मम्स, मिसल, रूबेला का वैक्सीन। अब डोज देखो, एक तो याद हो गया आपको पोलियो का, कितना देते हैं? 2 बूंद। रूट भी याद हो गया आपको, डोज और ओरल, ठीक है। आगे समझ में। फिर मैक्सिमम वैक्सीन का डोज देखो कितना है? 0.5। अब कहाँ लगाते हैं? हाथ में या जंघा में लगाते हैं, पीछे कूल्हे पे, तो वो कौन सी? वो मसल कहलाती है, तो मस्कुलर। तो मैक्सिमम का जो इंजेक्टेबल है, पोलियो को छोड़ दो, फिर क्या मिलेगा हमको? इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर। डोज कितना दिख रहा है आपको? 0.5 ml। थोड़ा सा विटामिन वगैरह इनका डोज ज्यादा होता है, अलग बात है, ठीक है। अब इसका जो इंट्राडर्मल लगता है BCG का ID, ठीक है। तो एक दो अलग है, मैक्सिमम में क्या है? इंट्रामस्कुलर है, आपको पता है ना, हाथ में लगा होगा ना, तो कूल्हे पे लगाया होगा तो मस्कुलर हो गया। पोलियो का आपको डोज मालूम है, बाकी में 0.5 है और इसका 0.1 हो जाता है ना। अब वो 1 ईयर तक इतना, 1 मंथ के बाद इतना, अलग अलग डोज होते हैं, तब कॉमन डोज याद कर लो। चलो इतने वैक्सीन में 7-8 के तो डोज रूट याद हो जाएंगे। पूरा नहीं याद हो जाए अच्छी बात है, पूरा नहीं याद हो तो कुछ तो याद है। किसी भी टॉपिक में हमको 0 नंबर नहीं लाना है, किसी भी टॉपिक में हमको पहले 4 लाना है, फिर 4 से 7-8 लाना है, धीरे धीरे बढ़ाना है, ठीक है। तो ये पूरा हमारा इम्यूनिटी सिलेबस पे जाओ वापस। अब ये आ गया GMP और NDDS, ठीक है। GMP और NDDS क्या है? ठीक ठीक। GMP क्या है? GMP करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट मेथड फैसिलिटी यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पैकेजिंग ऑफ ड्रग। जहां दवाई बनती है तो कंपनी के लिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दे दी कि आप ये गाइडलाइन फॉलो करो, तो इसको GMP कहते हैं। उसका लोकेशन कहाँ कंपनी खोल सकते हैं? तो केमिकल इंडस्ट्री के पास, नाले के पास नहीं खोलना है। उसका लेआउट, कंपनी का नक्शा कितने बाय इतने की होना चाहिए, वहां पर इक्विपमेंट कौन कौन से होना चाहिए, वहां पर काम करने वाले क्वालिफाइड पर्सन कौन से होना चाहिए, मजदूर से नहीं सब काम करवाना है, वहां पर पढ़े लिखे फार्मासिस्ट वगैरह लगे। ये जी ऐसा करने से क्या फायदा? पूरी गाइडलाइन फॉलो करोगे, घर में खाना बनाने की GMP फॉलो करो तो खाना कभी खराब नहीं बनेगा। गाइडलाइन के साथ हाथ धोना है, समझदार इंसानी खाना बनाए, जिसको खाना बनाते हैं तो साफ सुथरा एनवायरनमेंट तो अच्छा बनेगा। तो यदि ये गाइडलाइन फॉलो करोगे तो गलतियां कम से कम होगी, प्रोडक्ट सेफ्टी बढ़ेगी, क्रॉस कंटामिनेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। पोटेंसी में वेरिएशन नहीं आएगा, सब हर टैबलेट में दवाई बराबर होगी, एडल्ट्रेशन नहीं होगा, रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट, हर बार दवाई अच्छी बनेगी, हर बार खाना अच्छा बनेगा, इसको GMP कहते हैं। NDDS क्या होता है? नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। जो टैबलेट है, कैप्सूल है, कन्वेंशनल सिस्टम है, कैप्सूल ये सब पुराने हो गए, अब कुछ नई टेक्नोलॉजी है, उसको क्या होता है? NDDS क्या है? डिलीवर द ड्रग एट स्पेसिफिक साइट एट स्पेसिफिक रेट। देख हमको ब्रेन में दवाई पहुंचानी है, ब्रेन में गड़बड़ है, अब ये हार्ट में भी जा रही, किडनी में भी जा रही, तो नुकसान हो रहा है। तो अब ऐसे तरीके आ गए जिससे ड्रग पूरी ब्रेन में ही जाएगी। सबसे बढ़िया एग्जांपल कैंसर का, कैंसर की गठान पता चलेगा ब्रेस्ट में है, ठीक है। हमने कैंसर की दवाई क्यों खाई है? कि ब्रेस्ट के अंदर जो गठान है, दवाई उसके अंदर उसको डैमेज कर दे, पर दवाई तो सब जगह जाएगी, हमारे नॉर्मल टिश्यू में डैमेज होंगे। तो ऐसा कुछ बना दो कि सीधे कहाँ जाए? कैंसर सेल के अंदर ही जाए, बाकी जगह जाए नहीं, नुकसान नहीं हो, इसको बोलते हैं NDDS। तो नए नए तरीके आ गए, कुछ लाइपोसोम, एक्वासोम, नियोसोम, नैनो पार्टिकल, ये सब NDDS कहलाता है। नोवेल ड्रग डिलीवरी, ड्रग को डिलीवर करने का नया सिस्टम। फायदा क्या होगा? जल्दी असर करेगी, बायोबिलिटी बढ़ गई, ड्रग डिग्रेड नहीं होगी पेट में कहीं पर भी, डोसिंग फ्रीक्वेंसी कम हो गई, भाई दिन में 3-4 खाने की जरूरत नहीं, एक खा लो दिन भर असर कर देगी। पेशेंट कंप्लायंस बढ़ गया, एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो गया, रिलायबल है, मतलब विश्वास है कितना असर कर ही देगी। टॉक्सिसिटी क्या हो गई? कम हो गई,
उसी साइड पे जाएगी, दूसरी जगह जाएगी नहीं हो। कैंसर पेट में बहुत फायदा, ड्रग पेट में डिग्रेड नहीं होगी। चैलेंजेस क्या है, ऐसा करना इतना आसान नहीं है, सही जगह पहुंचाना, सही मात्रा में पहुंचाना, सही टाइम पे पहुंचाना, ये इसके चैलेंजेस कहलाते हैं, ठीक है। और ये कुछ डिफरेंसेस है, यदि डिफरेंसेस अच्छे से कर लोगे तो आपके 16 नंबर के क्वेश्चन पूरे के पूरे हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई क्वेश्चन हो किसी का तो पूछ लो, बाकी लेफ्ट हो सकते हैं। तो ये पूरा सुटिक्स हो गया आपका।